इस वीडियो में मैं आप लोगों को एंगुलर स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताऊंगा। एंगुलर एक जावास्क्रिप्ट का फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो कि हम लोगों को मेनली सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने में फैसिलिटेट करता है। एंगुलर एक कमाल का फ्रेमवर्क है और एक बहुत ही रिलायबल फ्रेमवर्क है और वो गूगल द्वारा मेंटेन किया जाता है। बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि एंगुलर को हम लोग भले ही यूज क्यों करें। एंगुलर का इस्तेमाल सिंगल पेज एप्लीकेशंस यानी कि उस तरह की एप्लीकेशंस जिसमें सिर्फ एक पेज होता है और कुछ बटन्स पे क्लिक कर कर चेंजेस होते रहते हैं सेम पेज में बिना पेज को रिलोड किए। अगर आप लोग YouTube जैसी एप्लीकेशन को देखें या फिर आप लोग किसी भी मॉडर्न वेबसाइट को देखें जो कि रिलोड नहीं होती है, फॉर एग्जांपल Gmail, आप इधर से उधर क्लिक करते हैं बट पेज रिलोड नहीं होता, वहीं के वहीं आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हुए दिखते हैं। ये चीज आप लोग वेनिला जावास्क्रिप्ट से अचीव तो कर सकते हो, लेकिन आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर साबित हो सकती है ये बात। दूसरी बात ये कि एंगुलर में कंपोनेंट्स होते हैं, आप लोग अपनी एक पूरी वेबसाइट को अलग अलग कंपोनेंट्स पे तोड़ सकते हो और वो सारे के सारे कंपोनेंट्स रीयूजेबल होते हैं, यानी कि आप लोग एक कंपोनेंट को एक से ज्यादा बार सेम वेबसाइट में इस्तेमाल कर सकते हो। एंगुलर एक बहुत बड़ी फ्रंट एंड एप्लीकेशन को स्ट्रक्चर करने में भी बहुत ज्यादा मदद प्रदान करती है। मैनेजमेंट ओवरऑल बहुत अच्छा हो जाता है। फिर उसके बाद एंगुलर में एक राउटिंग मॉड्यूल भी होता है जो कि आप लोगों को अलग अलग लिंक्स विजिट करने में फैसिलिटेट करता है बिना पेज को रिलोड किए। दिस इज इंपॉर्टेंट, बिना पेज को रिलोड किए आप लोग एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हैं। आपके यूआरएल बार का एड्रेस भी चेंज होगा और आपका पेज रिलोड भी नहीं होगा। एंगुलर के वर्जन ने काफी कंफ्यूज करके रखा हुआ है लोगों को। एंगुलर का जो पहला वर्जन था वो एंगुलर जेएस के नाम से आया था। फिर उसके बाद जो एंगुलर 2 था वो कंप्लीट रीराइट था एंगुलर जेएस का, और उसके बाद जितने भी चेंजेस आए वो माइनर चेंजेस आए और एंगुलर का रेगुलरली कोई ना कोई नया वर्जन रिलीज होता ही रहता है। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एंगुलर के नए वर्जन जो रिलीज होते हैं उसमें छोटे मोटे अपडेट्स आते हैं, इंटरनल कुछ ऑप्टिमाइजेशंस होते हैं, और ये सारे के सारे अपडेट्स डेवलपर के ऐप बनाने के तरीके को मेजरली इंपैक्ट नहीं करते हैं। मार्केट में एंगुलर की बहुत ज्यादा डिमांड है और एंगुलर की जॉब्स देश में और ओवरऑल टेक मार्केट में बढ़ती ही चली जा रही है, और इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए फ्री एंगुलर का क्रैश कोर्स बनाया है। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग एंगुलर के चैंपियन बन जाओगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग एंगुलर को बहुत ही गहराई से और बहुत ही अच्छी तरह से इस वीडियो के साथ सीख जाएं। मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और मुझे नीचे कमेंट में लिख कर दें दिस एंगुलर ट्यूटोरियल इज हेल्पफुल। इससे मुझे पता चलता है कि क्या इस तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए एक्चुअल में हेल्पफुल है कि नहीं, और दिल से मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप नीचे कमेंट करते हैं। तो एंगुलर के इस जगत में आप लोगों का स्वागत है। लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और यहाँ पर हम लोग npm और Node.js को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि यार वो हमको चाहिए होगा अपनी एंगुलर को इंस्टॉल करने के लिए। तो मैं Node.js इंस्टॉल लिखूंगा यहाँ पर जल्दी से, और Node.js इंस्टॉल लिखने के बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इसको डाउनलोड करूंगा सबसे पहले, और इसको जब मैं डाउनलोड कर रहा हूँगा तब मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। तो मैं विंडोज इंस्टॉलर यूज़ करूंगा 64 बिट का, क्योंकि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट का है। बड़ी जल्दी डाउनलोड हो गया यार ये, इसने तो मुझे मौका ही नहीं दिया कुछ बोलने का। कोई बात नहीं, मैं इसके इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको बताऊंगा Node.js क्या होता है। तो Node.js आप कुछ ऐसे समझ लो कि जो जावास्क्रिप्ट होती थी पहले, वो जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउजर में रन किया करती थी। लोगों को लगा कि जावास्क्रिप्ट एक बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको हमें, इसकी शक्तियों को हमें ब्राउज़र से बाहर निकाल कर कोडिंग करने में यूज़ में लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर Node.js क्या है, आप जावास्क्रिप्ट को एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो ब्राउज़र के बाहर। कुल मिला के मैंने 100 बात की एक बात आपको बता दी बहुत ही शॉर्ट में। अगर आप लोग Node.js को देखना चाहते हो, काफ़ी वेबसाइट्स के बैकएंड में यूज़ होता है। Node.js एक्सप्रेस करके एक हमारा फ्रेमवर्क होता है जो कि Node.js को एज अ बैकएंड यूज़ करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ पर देखो मैं जल्दी से नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल करूँगा, और यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा, इंस्टॉल करूँगा, और ये मुझसे कुछ एडमिन परमिशंस मांग रहा है। मैंने यस कर दिया। यार Node.js पर मुझे पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि Node.js को मेरे कंप्यूटर की फाइल से मतलब क्या ही कर लेंगे यार Node.js वाले मेरे जैसे इंसान के कंप्यूटर की फाइल्स को लेके। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कुछ होने वाला नहीं है, उल्टा सीधा मैं आपको बता रहा हूँ। फिनिश कर दो आप लोग और Node.js आपका इंस्टॉल हो गया। ठीक है, एक बार आपका Node.js इंस्टॉल हो गया तो यहाँ पर आप किसी भी एक फोल्डर में आ सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फोल्डर में आ गया, और इसके बाद यहाँ पर आप शिफ्ट राइट क्लिक दबाकर, मैं रिपीट करता हूँ, शिफ्ट की को कीबोर्ड में प्रेस करो और राइट क्लिक दबाकर आप ओपन पार्शियल विंडो हेयर पे क्लिक कर दो। और ये करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर लिखूँगा नोड माइनस वर्जन, और यहाँ पर ये मुझे बता रहा है 14.16 वर्जन मैंने नोड जो है वो इंस्टॉल कर रखा है। सिमिलरली मैं npm माइनस वर्जन अगर करूँ तो npm
माइनस माइनस वर्जन, और यहाँ पर देखो 6.14.12 लिख कर आ गया। तो मेरा NPM का वर्जन है 6.14.12, नोट का वर्जन है 14.16.1। ये आपके केस में डिफरेंट हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेने लगना। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एंगुलर को इंस्टॉल करेंगे, इनफैक्ट एंगुलर CLI को इंस्टॉल करेंगे। अब ये एंगुलर CLI क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ जल्दी से। अगर मैं यहाँ पर एंगुलर CLI लिखूँ तो एंगुलर CLI क्या होता है, ये एक यूटिलिटी होती है जो कि हमको एंगुलर में कंपोनेंट्स जनरेट करने में सहायता प्रदान करती है। बॉयलर प्लेट कोड, जो इनिशियल कोड होगा जो कि हम जनरेट करेंगे अपनी एंगुलर ऐप का, वो जनरेट करने में हमें सहायता देती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अलग अलग तरह के ngserve, nggenerate, ngnew, ये सारे के सारे कमांड्स जो हैं ये हमको एंगुलर ऐप्स को डेवलप करने में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर देखो एंगुलर CLI मेक्स इट ईजी टू क्रिएट एन एप्लीकेशन दैट ऑलरेडी वर्क्स राइट आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, कुल मिलाकर कहा यह जा रहा है कि आपको एक एक फाइल शुरू से नहीं लिखनी पड़ेगी। आप लिख भी सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन किसके पास इतना टाइम है कि जो फाइल्स एंगुलर में लगती हैं उनको हम क्यों लिखें, अगर वो हमें कोई ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे दे। आई थिंक उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो एंगुलर CLI कुछ इसी तरह का काम करता है। एंगुलर CLI को इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को ये कमांड कॉपी करना है। मैं यहाँ पर इस कमांड को कॉपी करूँगा और इसके बाद आप लोग क्या करें, इसको अपने टर्मिनल में पेस्ट कर दें। तो मैंने npm install -g एंगुलर CLI यहाँ पर जो है ये एग्जीक्यूट कर दिया है। -g का मतलब है ग्लोबल, यानी कि हम ग्लोबली इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने एंगुलर CLI को, ताकि यार हम एंगुलर CLI को कभी भी जो है इस्तेमाल कर पाएँ। ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा, आपके इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड करेगा कि कितनी तेज़ी इंस्टॉल होगा। मेरा देखो काफ़ी तेज़ हो गया, अच्छा बच्चा है ये एंगुलर CLI मेरे कंप्यूटर के अंदर जो बैठा हुआ है। अब यहाँ पर देखो हम ngnew ये कमांड यूज़ कर सकते हैं एक नई ऐप जनरेट करने के लिए, एक नई एंगुलर ऐप जनरेट करने के लिए। फिर इसके बाद हम लोग इस ऐप के अंदर CD कर सकते हैं, यानी कि हम इस ऐप के अंदर अपने टर्मिनल को खोल सकते हैं और इसके बाद ngserve करेंगे तो एक हमें जो बेस ऐप होती है एंगुलर की वो मिल जाएगी। फिर हम ऑन टॉप ऑफ दैट डेवलपमेंट करेंगे। इन सब बातों का क्या मतलब है मैं करके जब तक नहीं बताऊंगा तब तक आपको अच्छे से समझ में आएगा ही नहीं। तो मैं जल्दी से ये सब चीज़ें आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर ये जो मेरा एंगुलर इन 1 वाला फोल्डर है, मैंने एक एंगुलर इन 1 करके फोल्डर बनाया हुआ है, मैं यहाँ पर जल्दी से एक नई ऐप जनरेट करूँगा और मैं ngnew यहाँ पर लिखूँगा, मैं ngnew और मैं यहाँ पर लिखूँगा CWH-to-do-list, क्योंकि मैं एक टू डू लिस्ट ऐप आप लोगों को इस वीडियो में बनवाने वाला हूँ। और यहाँ पर ये कुछ सवाल पूछ रहा है मुझसे कि डू यू वांट टू इन्फोर्स स्ट्रिक्टर टाइप चेकिंग एंड स्ट्रिक्टर बंडल बजट्स इन द वर्क स्पेस। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आप लोग क्या बहुत हाईली ऑप्टिमाइज कोड लिखना चाहते हो। तो ये यहाँ पर एंगुलर CLI मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप 100% ऑप्टिमाइज एक बहुत बढ़िया सा कोड बेस लिखना चाहते हो। तो आप लोग इसको येस कर दो और आपको बहुत सारे एरर्स दिए जाएंगे अगर आप छोटी सी भी कोई गलती करते हो। तो मैं इसको भी नो कर दूंगा यार, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप लोग इस तरह की जो सेटिंग है उसको इनेबल नहीं करें तो अच्छा है। फिर आप राउटिंग यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि स्लैश करके कोई भी अगर आपके पास वेबसाइट है तो लेट अस से आप कोई भी एक नया पेज खोले हैं, जावास्क्रिप्ट से कुछ भी कर रहे हैं, यानी कि एंगुलर की मदद से कुछ भी कर रहे हैं, तो आप लोग क्या एक नया पेज खोलना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा हाँ मैं राउटिंग मॉड्यूल जो है वो यूज़ करना चाहता हूँ, मैं राउटिंग इस्तेमाल करना चाहता हूँ। स्टाइलिंग के लिए आप ये पूछ रहे हैं क्या यूज़ करना चाहते हैं, मैं CSS यूज़ करना चाहता हूँ। आई एम गुड विद CSS, मैं CSS ही यूज़ करूँगा। और इससे कुछ सवाल मुझसे पूछे और उन सवालों के हिसाब से क्या करेगा, मुझे एक बेस कोड जनरेट करके देगा जिसमें गिटहब के लिए gitignore फाइल भी होगी, जिसमें कि कुछ जो फाइल्स लगती हैं एंगुलर में वो होंगी, angular.json फाइल होगी। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी इसको इंस्टॉल होने दो, इसको जल्दी से इंस्टॉल होने देते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। और जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है ना, मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ यूट्यूब पर। अब आप लोग कहोगे यार ये यूट्यूब पर क्यों लेके जा रहे हो, मैं और आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जब मैं प्लेलिस्ट पर क्लिक करूँगा आप लोग यहाँ पर देखना और ये देखना कि क्या ये पेज रिलोड होता है जब मैं प्लेलिस्ट पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखो ये पेज रिलोड नहीं हुआ। अब यहाँ पर अगर नज़र मारें तो ये रिलोड नहीं होगा। मैं कम्युनिटी पर क्लिक करता हूँ तो ये चीज़ ऐसे कैसे ही है, ये चीज़ ऐसे कैसे ही है। और यहाँ पर जो है सिर्फ कंटेंट इतने पोर्शन का चेंज हो रहा है, बाकी ये सब चीज़ें ऐसे के ऐसे ही रखी हुई हैं। चैनल्स पर मैं क्लिक करूँ तो ये चीज़ चेंज हो रही है, अबाउट पर मैं क्लिक करूँ तो ये चीज़ चेंज हो रही है, मैं वीडियोज़ पर वापस से क्लिक करूँ तो ये चीज़ चेंज हो रही है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है ये ऐसे के ऐसे ही रहा। तो YouTube जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन डिज़ाइन में ही बनी हुई है और यहाँ पर हम एंगुलर की सहायता से भी इस तरह की ऐप्स बनाएंगे। तो एंगुलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्राइमरीली इस तरह की फास्ट ऐप्स बनाने के लिए। ज़रा सोचो अगर हम PHP वगैरह कुछ यूज़ कर रहे हैं या फिर ट्रेडिशनल टेम्पलेट इंजीनियरिंग यूज़ कर रहे हैं या फिर हम लोग अगर जो Django फ्लास्क में यूज़ करते हैं वैसा कुछ कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर देखो कि अगर मैं इस पेज को रिलोड करता हूँ तो मुझे ये यूट्यूब, ये होम, एक्सप्लोर, ये सारा का सारा डेटा वापस से सर्वर से मंगाना पड़ता है।
अगर मैं कम्युनिटी पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये सारा का सारा डेटा दोबारा से मंगाना पड़ता है, और कुल मिलाकर होता कुछ ऐसा है कि मैं बार बार सेम चीज़ को मंगा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल लेट से ये इमेज है मेरी जिसमें ये लिखा हुआ है देयर इज नो प्लेस लाइक 127.0.0.1, तो इस तरह की इमेज को मैं बार बार मंगाऊंगा। एंगुलर क्या करता है, एंगुलर इन सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करता है। वो कहता है यार जो चीज़ चेंज हो रही है वही चीज़ मंगा लो, ठीक है, और बाकी चीज़ें तो हैं ही ऑलरेडी, यहाँ पर क्या ले रही हैं आपका। कुल मिलाकर ऐसी ऐप्स जो है आप एंगुलर से बना सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करता है। आप लोगों के सर्वर की बैंडविड्थ बचती है, आपके यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। जो काम आपका शायद $40 सर्वर से होता वो अब आपका $10 वाले सर्वर से हो जाता है। और यहाँ पर ये जो बचतें हैं और यूज़र एक्सपीरियंस जो इन्हांस्ड मिलता है यूज़र्स को, इसलिए लोग एंगुलर को जो है वो यूज़ भी करते हैं। जितनी देर में हमने ये सब बातें करी हैं अभी, आप देखो यहाँ पर एंगुलर CLI ने हम लोगों के लिए बहुत अच्छी यहाँ पर एक ऐप जो है वो जनरेट कर दी है। कुछ फाइल्स ऑटोमेटिकली जनरेट हुई हैं। CWS टू डू लिस्ट नाम की एक एंगुलर प्रोजेक्ट इसने हमें जनरेट करके दिया, और इसको अगर मैं खोलूँगा तो देखो यहाँ पर कुछ फाइल्स ऑलरेडी हैं। .git है, यानी कि इसने वर्जन कंट्रोलिंग भी हमारे लिए इनिशियलाइज़ कर दी, और नोड मॉड्यूल्स नाम का एक फ़ोल्डर है, इसमें काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो सब कुछ इसने कर दिया है। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा जल्दी से और ओपन विथ कोड पर क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर ओपन विथ कोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो बहुत सारी फाइल्स इसने मुझे दे रखी हैं, और यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है SRC वाले फोल्डर में, क्योंकि वो हमारी एंगुलर ऐप का सोर्स कोड होने वाला है, और उसी के अंदर हम मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट करेंगे। उसी के साथ साथ कुछ एंगुलर JSON नाम की एक फ़ाइल है, और एक karma.conf.js नाम की फ़ाइल है, package.json है, फिर उसके बाद एक readme.md है। ये सब चीज़ें यहाँ पर देखो इसने बता रखी है कि यार कभी भी आप इसको गिटहब पे डालते हो तो कम से कम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर TSLint है जो कि TS टाइपस्क्रिप्ट की लेंडिंग के लिए यूज़ होती है। अब यहाँ पर फैब आइकन है एक, बाय डिफ़ॉल्ट इसने एक एंगुलर का फैब आइकन यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि अगर आप एक वेब ऐप बनाते हैं तो क्रोम ब्राउज़र जो है फैब आइकन का एरर थ्रो करता है। फिर उसके बाद एक index.html भी है यहाँ पर। आप लोग अगर देखो यहाँ पर तो CWS टू डू लिस्ट नाम की एक यहाँ पर टाइटल डला हुआ है, और ये हमारी ऐप का एंट्री पॉइंट होता है। अब यहाँ पर मैं आप रुकना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए, और आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो ऐप है अभी हमने जो जनरेट करी है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ना मन में ये होगा कि यार मैं मुझसे नहीं होगा। ये एक ऐसी जगह पर मैं आपको ले आया हूँ कि आप लोग के दिमाग में भी यही चल रहा होगा, यार इतनी सारी फाइल्स मैं कैसे करूँगा एंगुलर। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, यहाँ पर ये फाइल्स जनरेट हुई हैं, सिर्फ ये फाइल्स आपको समझनी नहीं है, ठीक है, सारी की सारी नहीं समझनी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी कभी नहीं समझनी है, मे बी इन द फ्यूचर आप लोग की समझ बढ़ती चली जाएगी, बट फॉर नाउ आप कुछ ऐसा समझ लो कि यार आपको अपनी पहली ऐप बनानी है, ठीक है। आपको चैलेंज मिला हुआ है कि यार मुझे अपनी पहली एंगुलर ऐप बनानी है, और आप मेरे साथ फॉलो करते रहो, और टाइम टू टाइम आप अप्रिशिएट करोगे कि यार एंगुलर के पास कितना कुछ है ऑफर करने के लिए। मैं यहाँ पर टर्मिनल पे क्लिक करूँगा, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करूँगा, और मेरे VS कोड का टर्मिनल यहाँ पर खुल जाएगा। बाय द वे मैं एज सोर्स कोड एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पर आप लोग जा सकते हैं, अपने कंप्यूटर के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और आप लोग जो है कुल मिलाकर इस तरह का इंटरफेस जो है वो पा जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने एक टर्मिनल खोला है, यहाँ पर टर्मिनल न्यू टर्मिनल पे क्लिक करके, और ये टर्मिनल खोलने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर अपने पावरशेल टर्मिनल्स बहुत सारे खोल सकता हूँ। अभी मैंने सिर्फ एक पावरशेल टर्मिनल खोला हुआ है, बट मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके और भी बहुत सारे अलग अलग इंडिपेंडेंट टर्मिनल्स खोल सकता हूँ। तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है ये इंटीग्रेटेड टर्मिनल में स्विच कर सकता हूँ आगे की तरफ कोई इन टर्मिनल्स में। और यहाँ पर आप लोग देखो कि जो पावरशेल टर्मिनल है मेरा पहला वाला जिसमें कि 1 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ng serve लिखूँगा, और ng serve जो है एक कमांड होता है जो कि आपकी इस एंगुलर ऐप को सर्व करता है, और आप इसके बाद ब्राउज़र में इस एंगुलर ऐप को खोल सकते हो। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेता है, कंपाइल वगैरह करता है चीज़ों को, और ये जो कोड है सारे के सारे कोड को ब्राउज़र कंपैटिबल कोड में कन्वर्ट करता है। नाउ सिंस इट हैज़ बीन कंपाइल्ड आप लोग इसको खोल सकते हो लोकल होस्ट 4200 में। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल क्लिक करूँगा, और यहाँ पर आप लोग देखो ये हमारी ऐप अभी कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है, ठीक है। अब आप में से लोग कहोगे यार ये जो ऐप बनी हुई है क्या मतलब इसका काम क्या है, क्या बना के रख दिया, ये तो एक बहुत ही बेसिक सी ऐप है एंगुलर की, और मुझे तो ये चाहिए नहीं, मुझे तो अपनी रूल्स लिस्ट ऐप चाहिए, या मुझे तो एक फेसबुक क्लोन बनाना है, या मुझे तो एक दूसरी सोशल मीडिया वेबसाइट बनानी है, मैसेजिंग ऐप बनानी है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो कोड है ये जस्ट चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिया गया है। एंगुलर वाले कुल मिलाकर आपसे ये कह रहे हैं कि यार
ये जो ऐप है ये काम करती है, इट वर्क्स, ठीक है, आपको ये बताया जा रहा है। और यहाँ पर अभी ये जो कोड लिखा हुआ है इसको हम लोग चेंज कर देंगे, इस पूरे कोड को हटा देंगे। बट उससे भी पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो पेज है इसके अंदर कुछ इतनी अच्छी चीज़ें हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको न्यू कंपोनेंट बनाना है तो आपको ये कोड काम में आएगा। फिर अगर आपको एंगुलर मटेरियल यूज़ करना है तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोग्रेसिव वेब एप्स का सपोर्ट आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। डिपेंडेंसी, रन एंड वॉच टेस्ट, बिल्ड फॉर प्रोडक्शन, ये सारे के सारे कमांड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये सारे के सारे कमांड्स कभी कभी बहुत काम आ जाते हैं। तो ये पेज जो है यहाँ पर आपको मिलता है एंगुलर द्वारा। फिर इसके बाद इन्होंने एंगुलर के ब्लॉग का लिंक, CLI की डॉक्यूमेंटेशन का लिंक, एंगुलर अगर सीखना है तो उसका लिंक, और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के सारे पेजेस का लिंक इन्होंने दिया हुआ है। थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव सी डॉक्यूमेंटेशन है, बट यहाँ पर हम लोग इसको भी बंद करेंगे। और यहाँ पर जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनना। ये जो पेज है ये कहाँ से आ रहा है ये मैं आपको बताऊँगा। आपकी एंगुलर ऐप में एंट्री पॉइंट कहाँ पर है अगर हम इस सोर्स कोड में देखें वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं इस टर्मिनल को भी बंद कर दूंगा। मैंने सिर्फ टर्मिनल को बंद किया है, किल नहीं किया है। तो टर्मिनल में वापस से यहाँ पर न्यू टर्मिनल पे क्लिक करके कुछ इस तरह से ला सकता हूँ। ये नोड जो है यहाँ पर चल रहा है इस टर्मिनल में। मैं वापस इस टर्मिनल को मिनिमाइज़ कर दूंगा और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि इस टर्मिनल को मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ से भी खोल सकता हूँ। मैं जस्ट आप लोग को चीज़ें बता रहा हूँ VS कोड में। बट अभी हम लोग यहाँ पर इस ऐप में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से हम लोग समझ सकते हैं एंगुलर काम करता है। देखो यहाँ पर ये जो हमारा एंट्री पॉइंट है, ये जो पेज है ये एंट्री पॉइंट है। अपने एंगुलर कोड बेस में अगर आप index.html फाइल देखो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इस index.html फाइल के अंदर ये बहुत सारा हमारे पास कोड है जो कि बेसिक बॉयलरप्लेट HTML टेम्पलेट है। यहाँ पर आप लोग को एक नया टैग दिखेगा जो कि है ऐप रूट। ये जो टैग है ये यहाँ पर आपके बॉडी के कंटेंट को होल्ड करता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका टाइटल लिखा हुआ है जिसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ टू डू लिस्ट, सेव करूँगा और जैसे मैं सेव करूँगा ये ऑटोमेटिकली रिलोड हो जाएगा। आप यहाँ पर देखो अब टू डू लिस्ट लिख कर आ रहा है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, लेट अस से मैं यहाँ पर इसको टू डू लिस्ट 3 कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली रिलोड होकर इस कंटेंट को चेंज कर देगा। तो जैसे जैसे मैं अपनी फाइल्स में चेंजेस करूँगा, जो एंगुलर का डेवलपमेंट सर्वर है जो यहाँ पर चल रहा है, अभी मैंने यहाँ पर चला रखा है नोड, ये सर्वर ऑटोमेटिकली रिलोड होता जाता है जब भी आप लोगों को यहाँ पर अपने कोड में चेंज करना होता है। जब भी चेंज होता है कोड आपका, ये जो पेज है वो रिलोड हो जाता है। तो ये index.html है, ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से सब कुछ होता है। लेकिन ये ऐप रूट का कंटेंट कहाँ से आता है? तो ये ऐप रूट का जो कंटेंट है वो यहाँ पर ऐप फोल्डर है, इसके अंदर से आता है। अब आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले ये समझना है कि ये जो ऐप रूट है, app.component.html पेज है, ये पेज एक्चुअली इस वाले पेज का कोड है, ठीक है। तो ऐप रूट जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया अपनी index.html में, ये ऐप रूट का मतलब है कि ऐप की जो HTML है अलॉन्ग विद द ड्राइवर टाइपस्क्रिप्ट फाइल, वो यहाँ पर इसको कंटेंट को मैनेज करेगी। अब मैं यहाँ पर ये चीज़ समझाता हूँ मैंने क्या बोल दी। तो यहाँ पर आप लोग को 3 फाइल्स दिखाई देंगी। index.html को हम लोग ज़्यादा टच नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज़ें इंजेक्ट होनी है वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तो index.html को मैं बंद कर दूंगा। अब app.component.html, app.component.ts, ये सारी फाइल्स मैं आपको समझाता हूँ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर app.routing.module.ts फाइल क्या है? ये एक राउटिंग मॉड्यूल है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी इसको आप लोग छोड़ दो, इसको मैं बंद कर देता हूँ। राउटिंग मॉड्यूल का मतलब ये होता है कुल मिलाकर अगर मैं URL चेंज करना चाहता हूँ बिना पेज को रिलोड करे तो वो चीज़ मैं कर सकता हूँ। हम लोग आगे बात करेंगे, अभी के लिए उसको हम होल्ड पे रखेंगे। बट यहाँ पर मैं app.component.html में सबसे पहले जाना चाहता हूँ। तो जो हमारी ऐप रूट है उसकी HTML कंटेंट यहाँ पर है। अगर मान लो मैंने यहाँ पर इसको ब्लैंक कर दिया और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया एक पैराग्राफ और मैंने लिख दिया lorem 34। बाय द वे मैं एमिट यूज़ कर रहा हूँ, lorem 34 की जगह आप कुछ और टेक्स्ट भी डाल सकते हो। lorem 34 लिखने से VS कोड में ऑटोमेटिकली 34 वर्ड्स जनरेट हो जाते हैं और यहाँ पर lorem 34 अब दिखाई पड़ रहा है। देख रहे हो आप लोग कैसे गायब हो गई जो हमारी पहले एंगुलर की डॉक्यूमेंटेशन टाइप से एक पेज लिख कर आ रहा था। मैं वेलकम पेज बोल देता हूँ उसको, एंगुलर का वेलकम पेज ना आकर अब मुझे यहाँ पर वो चीज़ लिख कर आ रही है जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए और इसको हम लोग खुद से मैनेज करेंगे। और मैं इसलिए अभी यहाँ पर क्या करूँगा, एक div टैग डाल दूंगा, एक पैराग्राफ टैग डाल दूंगा और यहाँ पर एक lorem 34 डाल दूंगा, ठीक है। और इस div टैग के अंदर मैं अपना डेवलपमेंट चालू करूँगा। अगर मुझे इस ऐप वाला जो पेज है मेरा app.component.html, इसमें कोई भी CSS लगानी पड़ जाती है तो मैं क्या करूँगा, इस CSS को app.component.css में डालूंगा, यानी कि ये इसकी CSS फाइल है। और जो भी स्टाइलिंग मुझे करनी है इस पेज की वो मैं इसमें यहाँ पर डालूंगा। और app.component.ts फाइल जो है वो मेरी कंपोनेंट की टाइपस्क्रिप्ट फाइल है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल मैं मानता हूँ है, क्योंकि .html के अंदर स्ट्रक्चर आता है,
डॉट सी एस एस के अंदर स्टाइलिंग आती है और डॉट टी एस के अंदर किस तरह से ये मॉड्यूल काम करेगा ये चीज़ आती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टाइटल इज इक्वल टू सी डब्ल्यू एच टू डू लिस्ट लिखा हुआ है। ये एक वेरिएबल बना हुआ है। मैं यहाँ पर आप लोग को कंपोनेंट की एनाटॉमी को समझाता हूँ कि एक कंपोनेंट क्या है एंगुलर के अंदर। ये जो हमारा ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल है ये हमारी मिस हो गई, इसको भी मैं आपको बताता हूँ, और ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट स्पेक डॉट टी एस ये भी बताता हूँ। तो एक एक करके सारी फाइल्स में समझाता हूँ। ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट स्पेक डॉट टी एस जो है वो हमारी टेस्टिंग के लिए काम आती है, और इसको मैं भी स्किप करूँगा क्योंकि हम टेस्टिंग के अंदर नहीं घुस रहे हैं। ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल के बारे में आप लोग को बता देता हूँ। ये जो फाइल है हमारी ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस, ये हमारी एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर एंगुलर के अंदर एंट्री पॉइंट जब भी होगी हमारे पास यहाँ पर एक मॉड्यूल है जो कि हमारा मेन ऐप मॉड्यूल है। उसके अंदर हमें जितने भी सारे मॉड्यूल्स जो इंपोर्ट करने थे वो हम यहाँ पर करेंगे। डिक्लेरेशंस मैं आपको बता दूँ क्या आता है डिक्लेरेशन के अंदर। वो सारे कंपोनेंट्स आते हैं जो कि हम बनाएंगे। कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट जो होता है इंडिविजुअल पार्ट होता है एक वेबसाइट का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस यूट्यूब वेबसाइट की बात करूँ तो हेडर एक कंपोनेंट हो गया, लेफ्ट नेविगेशन एक कंपोनेंट हो गया, फिर उसी के साथ साथ यहाँ पर मेन कंटेंट एक कंपोनेंट हो गया। तो अलग अलग कंपोनेंट जो है इंडिविजुअली उनकी HTML CSS टाइपस्क्रिप्ट, HTML CSS टाइपस्क्रिप्ट ये सब होगी, और हम लोग इसके अंदर बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं क्योंकि यार हर चीज़ अपने आप में अलग है। हमारा हेडर अलग है, हमारा जो लेफ्ट नेविगेशन है वो अलग है, सब चीज़ें जो कॉन्सर्न्स हैं हमारे वो सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग वापस से, और यहाँ पर अब मैं आपको इंपोर्ट्स के बारे में बताता हूँ। तो कोई भी एक्सटर्नल मॉड्यूल हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, जैसे ब्राउज़र मॉड्यूल जो कि डॉम मैनिपुलेशन वगैरह के काम आता है। फिर उसके बाद यहाँ पर राउटिंग मॉड्यूल जो कि हमारा पेज को बिना रिलोड किए किसी एक नए यूआरएल को खोलने के काम आता है। वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। फिर इसके बाद प्रोवाइडर्स होता है, बूटस्ट्रैप होता है। तो यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक एक चीज़ क्या होती है ये आपको जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप बस पहले इतना जानें कि आप एंगुलर को यूज़ करना सीख जाएं, और उसके बाद आपका ज्ञान ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप लोग नई नई ऐप्स बनाएंगे एंगुलर में। तो फाइनली हम इस मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करते हैं, और ये फाइल हम ज़्यादा एडिट नहीं करेंगे। हम जब भी एंगुलर CLI से कंपोनेंट बनाएंगे, एक नया जनरेट करेंगे, तब ऑटोमेटिकली ये फाइल पॉपुलेट हो जाती है। तो मैं ये सब चीज़ें आप लोग करके दिखाऊंगा, टेंशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम इस ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट TS को एडिट कर रहे होंगे। अगर हम लोग कुछ भी यहाँ पर वेरिएबल वगैरह बनाएंगे, वो वेरिएबल हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और कुल मिलाकर किस तरह से एक बहुत अच्छी ऐप बनाई जाती है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले कि मैं कंपोनेंट्स के बारे में और बात करूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताऊँ कि किस तरह से एंगुलर को यूज़ करना है। जल्दी से ना बूटस्ट्रैप डाल लेते हैं एंगुलर में। अगर आप लोग को नहीं पता बूटस्ट्रैप क्या होता है तो लेट मी टेल यू। बूटस्ट्रैप एक HTML CSS जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जो कि रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइंस बनाने में यूज़फुल होता है। तो आप लोग कहोगे अगर बूटस्ट्रैप भी फ्रेमवर्क है तो एंगुलर क्या है? जो एंगुलर है वो हमारा जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। हम इवेंट हैंडलिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो कोड शायद हम जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा लिखते वो अब हमें बहुत कम लिखना पड़ेगा एंगुलर के अंदर। लेकिन जो बूटस्ट्रैप होता है वो हमारी CSS राइटिंग जो है उसे बचा लेता है, और हमें बहुत कम CSS लिखनी पड़ती है, ना के बराबर भी कभी कभी लिखनी पड़ती है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी भी बूटस्ट्रैप ऐप्स बनाई है जिसमें मैंने CSS की एक लाइन भी नहीं लिखी है, सिर्फ HTML लिखकर मैंने बहुत अच्छी मज़ेदार वेबसाइट्स बनाई हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कंपोनेंट्स आप लोग को यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पर होम पे जाना होता है, डॉक्स में जाना होता है। डॉक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट कॉपी करनी होती है, और इसके बाद आपने ये कॉपी कर ली तो आपका काम हो जाता है। बट हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको npm के थ्रू एंगुलर में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टेप्स थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। और फाइनली एक बार हमारा बूटस्ट्रैप कन्फिगर हो गया, उसके बाद हमें क्या करना होगा, कंपोनेंट्स में आना होगा, और हम कोई सा भी कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हमें बिना CSS जावास्क्रिप्ट लिखे मिल जाएंगी। देख रहे हो आप लोग कितनी कमाल की चीज़ है बूटस्ट्रैप। और आप में से कई लोगों को पता भी होगा बूटस्ट्रैप क्या है, तो मैं ज़्यादा की बात अब नहीं करूंगा। जल्दी से एंगुलर में कैसे इंस्टॉल करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एंगुलर में बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करने के लिए आप लोग अपना टर्मिनल खोल लीजिए सबसे पहले, और टर्मिनल खोलने के बाद मैं कंट्रोल राइट एरो से दूसरे टर्मिनल में जा रहा हूँ। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, बट मैं कंट्रोल राइट एरो से जा रहा हूँ। और मैं ये 3 और 4 वाला टर्मिनल जो है जो फालतू मेरा है इसको डिलीट कर रहा हूँ। 3 डिलीट किया मैंने, 4 भी डिलीट कर दिया। ठीक है, तो 1 और 2 दो टर्मिनल मेरे चल रहे हैं अभी। ठीक है, बहुत सारे टर्मिनल्स भी नहीं चलाने हैं हमको, फालतू हमारी कंप्यूटर की रिसोर्सेज यूज़ होंगी। मैं यहाँ पर लिखूँगा npm install bootstrap, और आप लोग कहोगे npm install bootstrap से क्या होगा। हमारा bootstrap जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा हमारे नोड मॉड्यूल्स के अंदर, इस ऐप के अंदर, और वो हमारे package.json के अंदर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी bootstrap नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी। मैं जैसे यहाँ पर लिखूँगा जो हमारा bootstrap है वो इंस्टॉल हो रहा है, और आप लोग को यहाँ पर दिखेगा। अभी ये देखो यहाँ पर आ गया कहीं ना कहीं bootstrap। अभी दिखाता हूँ आपको कहाँ पर आया bootstrap।
मैं सोच रहा हूँ ना सर्च करे बिना ही पकड़ लूँ बूटस्ट्रैप कहाँ पर है। दिख जाओ भाई बूटस्ट्रैप कहाँ पर है आप। ये रहा बूटस्ट्रैप। तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप जो है 4.6 इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने के साथ साथ हम jQuery को भी इंस्टॉल करेंगे। तो हम यहाँ पर jQuery भी इंस्टॉल करेंगे और jQuery को इंस्टॉल करने के बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एंगुलर के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर jQuery भी हमने ऐड कर दी, बूटस्ट्रैप भी हमने ऐड कर दिया। अब आप लोग angular.json वाली फाइल में आ जाओ, ठीक है। कहाँ गई मेरी angular.json फाइल, angular.json कहाँ हो आप, ये रही angular.json। कुल मिलाकर आपको क्या करना है, आपको कौन सा एरे चेंज करना है ये मैं आप लोग को बता दूं। तो आपको यहाँ पर अपने angular.json के अंदर आर्किटेक्ट बिल्ड में जाना है। तो यहाँ पर मैं बिल्ड में जाऊँगा, ठीक है। बिल्डर भी नहीं, बिल्ड। तो यहाँ पर हमारा आर्किटेक्ट के बाद ये बिल्ड है और यहाँ पर हमें क्या करना है, स्टाइल्स में ऐड करना है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, नोड मॉड्यूल्स। तो मैं डॉट स्लैश लगा लेता हूँ यहाँ पर, ./node modules और इसके बाद /bootstrap होगा, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं फोल्डर में जाके कहाँ पर हमारा बूटस्ट्रैप है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो A के बाद आता है B के बाद आता है C, लेकिन हमें चाहिए बूटस्ट्रैप। तो ये देखो यहाँ बूटस्ट्रैप है, हमें डिस्ट के अंदर जाना है। तो यहाँ पर हमें डिस्ट के अंदर जाना है, फिर उसके बाद हमें CSS के अंदर जाना है, फिर इसके अंदर bootstrap.min.css होगी और सेम थिंग गोज़ फॉर JS ऑल्सो, वो भी मैं इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है। तो स्क्रिप्ट में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उप्स क्या किया मैंने, मैंने सब कुछ सही किया है, आई होप सो। और यहाँ पर एक डबल कोट मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया है, bootstrap.min.css है और यहाँ पर bootstrap.js है, ठीक है। तो bootstrap.js और यहाँ पर भी JS लिखेंगे। काफ़ी मेहनत पड़ गई ना, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखो हमने बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कर लिया है अपनी पूरी एप्लीकेशन के अंदर। अब यहाँ पर देखो मैं जैसे ही अपने इस ऐप कंपोनेंट में एक हेडिंग डालूंगा तो मुझे बूटस्ट्रैप यहाँ पर दिख जाएगी। तो मैं दिस इज़ हेडिंग करके एक ये बना लेता हूँ और अब मैं आता हूँ यहाँ पर। तो ये बूटस्ट्रैप अभी तक मेरी इंक्लूड नहीं हुई है, लेट मी सी व्हाट द प्रॉब्लम इज़। और मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि यार यहाँ पर आपको Ctrl+C करके इसको वापस से ng सर्व करना होगा और आप जैसे ही इसको ng सर्व करोगे ये वापस से कंपाइल होगा। कभी कभी ng सर्व यार थोड़ा सा टाइम ले लेता है और ये मैंने देखा है स्लो कंप्यूटर्स में तो कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। और यहाँ पर देखो बूटस्ट्रैप ऐड हो चुका है, ठीक है। तो दिस इज हेडिंग जो है वो हमारा आ गया है लिखकर, बूटस्ट्रैप ऐड हो चुकी है। इट लुक्स प्रीटी ऑसम, एटलीस्ट पहले से बेटर तो लग ही रहा है, ठीक है। तो हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, हमने बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लिया है, हम लोगों ने यहाँ पर ऐप मॉड्यूल के बारे में समझ लिया है, काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। अब हम लोग कंपोनेंट जनरेट करेंगे और कंपोनेंट जनरेट करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि कंपोनेंट्स किस तरह से काम करते हैं और कैसे अपनी पूरी वेबसाइट को हमें ड्राइव करना है कि क्या चीज़ कहाँ पर आएगी, कब कौन सी फाइल के अंदर कौन सा कोड डालना है, ये सब समझेंगे। तो अब हमारा बूटस्ट्रैप यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, एंगुलर के साथ कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नया कंपोनेंट बनाएंगे। तो यहाँ पर जल्दी से मैं टाइप करूँगा नया कंपोनेंट बनाने का कमांड। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ng जनरेट कंपोनेंट और जो मेरा कंपोनेंट होगा उसको मैं माई कंपोनेंट्स नाम के फोल्डर में डालना चाहता हूँ। तो क्योंकि मैं इसको माई कंपोनेंट्स नाम के फोल्डर में डालना चाहता हूँ इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा माई कंपोनेंट NENTS/ और इसके बाद जो कंपोनेंट मैं बनाने जा रहा हूँ उसका नाम होने वाला है टू डूज़, ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे टू डूज़ आएंगे मेरे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये लिखकर एंटर मारूंगा और आप लोग को उसके बाद यहाँ पर मैं ज़रा नोड मॉड्यूल्स को बंद कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग को एक माई कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर दिखाई देगा जिसके अंदर मैंने बना रखा है एक कंपोनेंट जिसका नाम है टू डूज़, ठीक है। तो मेरा ये जो माई कंपोनेंट्स वाला फोल्डर है वो मेरे कंपोनेंट्स हैं जो कि मैंने बनाए हुए हैं, इसलिए मैंने इनको एक फोल्डर में स्ट्रक्चर किया। अगर आप ऐसे के ऐसे इसको छोड़ देते, सिर्फ टू डूज़ लिख देते तो सिर्फ टू डूज़ नाम का फोल्डर यहाँ पर बन जाता, लेकिन मैं अपने पर्सनल मैनेजमेंट के लिए इसको कुछ इस तरह से करना पसंद करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर जल्दी से आप लोगों को थोड़े से एंगुलर के बेसिक्स बता देता हूँ और उससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि किस तरह से एंगुलर काम करता है। अब एक बात तो तय है कि हमारे पास यहाँ पर जो फाइल्स हैं वो बहुत सारी फैली हुई हैं इधर उधर, तो इनका मैनेजमेंट किस तरह से इन सारी की सारी फाइल्स को अपने दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले तो आप सारी की सारी फाइल्स को बंद कर दें और यहाँ पर ये जो ऐप होता है हमारा SRC के अंदर ऐप जो होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इन फाइल्स को ही एडिट कर रहे होते हैं। हमने बूटस्ट्रैप ऐड करते वक्त angular.json और ये सारी फाइल्स को ऐड किया, बट हमेशा ऐसा केस नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अपने डेवलपमेंट के टाइम पर हम लोग ऐप के अंदर की फाइल्स को
एडिट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऐप के अंदर हमारे पास एक तो हमारा ऐप मॉड्यूल है और उसके बाद कुछ कंपोनेंट्स है जो कि हम इस ऐप के अंदर डालना चाहते हैं। मैं यहाँ पर जल्दी से app.component.ts में आऊँगा, जहाँ पर क्या होता है कि एक क्लास होती है और उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं और एंगुलर कुछ इस तरह से काम करता है कि वो जो वेरिएबल्स हैं आपने जैसे ही अपडेट किए यहाँ पर, वो आपकी टेम्पलेट में भी अपडेट हो जाते हैं। लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगैन। हम लोग क्या करेंगे, लेटेस्ट से मैंने टाइटल डिजिकल टू CWH टू डू लिस्ट लिखा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने दिस इज़ कुछ इस तरह से टाइटल लिख दिया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर डबल कर्ली ब्रेसेस देख रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि मैं इसके अंदर एक जावास्क्रिप्ट वेरिएबल या फिर जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर टाइटल डाल दिया और ये टाइटल डालने के बाद मैं इस टाइटल को जब भी चेंज करूँगा वैसे के वैसे ही ये टाइटल क्या करेगा कि ये टाइटल को चेंज करने के बाद ये यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ, इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं एक सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज़ करूँगा और सेट टाइम आउट फंक्शन अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं आप लोग को ज़रा बता दूँ कि सेट टाइम आउट फंक्शन कुछ टाइम के बाद कोड को एग्जीक्यूट करने के काम आता है, ठीक है। और ये सेट टाइम आउट मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर डालूंगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दिस डॉट टाइटल इज इक्वल टू लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ चेंज टाइटल, ठीक है। और ऑब्वियसली मैं इस चीज़ को डालूँगा एक कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो मैं 2000 मिलीसेकंड के बाद इसको रन करना चाहता हूँ, तो मैं एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पर जनरेट करूँगा और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं ये कोड डाल दूँगा। और कुल मिलाकर क्या होगा कि जैसे ही ये जो कंपोनेंट है ये यहाँ पर, मैं अपने पेज को रिलोड करके आप लोग को दिखाता हूँ जल्दी से। तो मैं जैसे ही यहाँ पर CWH टू डू लिस्ट है, ये देखो कुछ टाइम के बाद चेंज हुआ तो चेंज टाइटल लिख कर आ गया। तो कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूँ कि ये वेरिएबल जैसे ही चेंज होगा वैसे के वैसे ही आपकी .html फाइल के अंदर भी आपको चेंज रिफ्लेक्ट होकर मिल जाएगा बिना पेज रिलोड हुए। दिस इज इंपॉर्टेंट, बिना पेज रिलोड हुए आपको वो चेंज देखने को मिल जाएगा अपनी HTML फाइल में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक बार और दिखाता हूँ इस चीज़ को कि जैसे ही मैं इसको रिलोड करूँगा, अब देखो मैंने सेट टाइम आउट लगाया हुआ। सेट टाइम आउट जावास्क्रिप्ट में क्या करता है, कुछ टाइम के बाद कुछ कोड रन करने के काम आता है। और मैंने जैसे ही कुछ टाइम के बाद कुछ कोड रन किया, वो कोड क्या था, एक वेरिएबल को चेंज करना था और वो वेरिएबल था हमारा टाइटल। और जैसे ही मैंने इस वेरिएबल को चेंज किया वैसे के वैसे ही ये चेंज मुझे यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होकर मिला। तो कुल मिलाकर हम क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे और उन वेरिएबल्स के साथ जो है चेंजेस करते रहेंगे। उन चेंजेस को हम अपनी .html फाइल में रिफ्लेक्ट होता हुआ देखेंगे। तो कुल मिलाकर आप लोग कुछ ऐसा ही समझ लो, ठीक है। मैं ये टू डू लिस्ट ऐप आप लोग को बनाकर दिखाऊंगा और इस टू डू लिस्ट ऐप को बनाते वक्त आप लोग को पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास एंगुलर में होती हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं और क्यों हम एंगुलर यूज़ करते हैं। इस वीडियो को एंड तक आप लोग देखो ध्यान से, मैं क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ और इसके बाद आप अपनी कोई भी बेसिक ऐप एंगुलर में बना सकते हो, ठीक है। ये बात मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ क्योंकि मुझे ये सेट टाइम आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप लोग को एक डेमोस्ट्रेशन में दे रहा था और मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये कोड आपके पास रहे। अगर आप खुद से चीज़ों को टेस्ट करके देखना चाहते हो तो वो भी आप कर पाओ, ठीक है। तो सेट टाइम आउट यहाँ पर हमने लिख दिया, दिस डॉट टाइटल इज इक्वल टू चेंज टाइटल लिख दिया 2000। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी टू डू लिस्ट ऐप को स्ट्रक्चर करेंगे। मैंने कंपोनेंट बनाया था जिसका नाम टू डू था और इस कंपोनेंट के अंदर मैंने क्या किया था, माई कंपोनेंट स्लैश टू डूज और उसके अंदर ये सारी फाइल्स को रखना चाहा था, जिसकी वजह से ये फाइल्स आप लोग को यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिल रही है। इन फाइल्स की अपनी इंडिविजुअल .html .css .ts फाइल्स हैं। expect.ts फाइल भी है इस कंपोनेंट की जो कि हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम टेस्टिंग में नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस कंपोनेंट की ये 4 फाइल्स हमें देखने को मिल रही हैं जिसमें से 3 हम यूज़ करेंगे। .html वाला स्ट्रक्चर है, .css वाला स्टाइल है और .ts वाला लॉजिक है। सारा लॉजिक इसमें आएगा, सारे वेरिएबल्स इसमें आएंगे। उन वेरिएबल्स को हम .html में यूज़ कर सकते हैं और जैसे ही हम इन वेरिएबल्स को चेंज करेंगे वो हमें .html में रिफ्लेक्ट होते हुए मिलेंगे। कुल मिलाकर एंगुलर ऐसे ही काम करता है मोर और लेस। हाँ, राउटिंग मॉड्यूल में मैं आप लोग को बता दूंगा कैसे काम करती हैं चीज़ें, बट यहाँ पर एक मेन हमारे पास ऐप मॉड्यूल है। ऐप की हमारे पास यहाँ पर CSS HTML और TS फाइल है और इसके बाद आपको एडिशनल कंपोनेंट्स अगर बनाने हैं तो आप बनाकर और उनकी इंडिविजुअल HTML CSS और TS फाइल्स पा सकते हो। एक ng जनरेट के साथ एक कोई फ्लैग होता है जो हम यूज़ कर सकते हैं इस फाइल को स्किप करने के लिए, लेकिन मैं नहीं चाहता आप स्किप करो इस फाइल को। spec.ts फाइल अगर पड़ी हुई भी है तो आपका क्या ही ले रही है, कुछ ऐसी दिखाई देती है और ये टेस्टिंग के काम आती है, जो कि मैं अभी आप लोग को नहीं बताना चाहता। मैं पहले आप लोगों को बताता हूँ एंगुलर के बेसिक्स के बारे में। एंगुलर आप यूज़ वगैरह करना सीख जाओ, एक आध ऐप पे बना लो, उसके बाद टेस्टिंग में पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टू डूज कंपोनेंट है, यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ कि इसकी HTML के अंदर टू डूज वर्क लिख के आ रहा है।
वर्क्स लिख कर आ रहा है। तो कुल मिला के क्या होता है कि एंगुलर में आप कोई भी कंपोनेंट जनरेट करते हो तो उसके अंदर जो HTML फाइल है उसके अंदर एक पैराग्राफ होता है जिसमें उस कंपोनेंट का नाम होता है और उसके बाद वर्क्स लिख कर होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अभी अपनी ऐप दिखाऊँ आप लोग को तो आप कहोगे कि यार आपने ये कंपोनेंट तो बनाया लेकिन इस कंपोनेंट को यूज़ तो करा ही नहीं, यूज़ कहाँ पर करोगे? तो यहाँ पर दिस इज़ CWH टू डू लिस्ट यहाँ पर हमने लिख दिया है और ये यहाँ पर मेरी जो HTML है कहाँ से आ रही है? ये जो एंट्री पॉइंट था वो तो index.html था, मैं एंट्री पॉइंट नहीं पूछ रहा हूँ। एंट्री पॉइंट के अंदर क्या लिखा था कि ऐप रूट को पॉपुलेट करो। अब ऐप रूट को पॉपुलेट करो, ऐप रूट कहाँ का सेलेक्टर था? आप लोग यहाँ पर देखो app.component.ts फाइल के अंदर ये एक कंपोनेंट डेकोरेटर लगा हुआ है और इसमें कुल मिलाकर ये पूछ रहा है कि सेलेक्टर क्या यूज़ करना चाहते हो, यानी कि कौन से टैग का ये कंपोनेंट है, ठीक है। आप कुछ ऐसा समझ लो। अब ऐप रूट जो है वो इसका सेलेक्टर है। अब सेलेक्टर अलग अलग तरह के होते हैं, यहाँ पर हमने जो सेलेक्टर यूज़ किया है वो एलिमेंट सेलेक्टर है जो कि ऐप रूट नाम के एलिमेंट को सेलेक्ट करता है। फिर इसके बाद ये पूछ रहा है टेम्पलेट URL क्या है इसका, यानी कि कौन सी टेम्पलेट जो है हमें चेंज करनी है, किस टेम्पलेट से लिंक करना है इस component.ts फाइल को, वो है app.component.html। फिर इसके बाद इसने कहा कि अगर कोई स्टाइलिंग वगैरह लेकर आनी है वो कहाँ से लेकर आनी है, तो वो है app.component.css, ठीक है। आई होप समझ गए हो आप लोग अब इस चीज़ को। अब एक्सपोर्ट क्लास ऐप कंपोनेंट टाइटल हमने एक वेरिएबल बनाया, ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया अभी कि इन वेरिएबल्स को हम चेंज करेंगे तो ये हमें HTML में रिफ्लेक्ट होकर मिलेंगी। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर ऐप रूट कंपोनेंट जैसे कि मैंने index.html में यूज़ किया, index.html में मैंने ऐप रूट कंपोनेंट यूज़ किया, यहाँ पर नहीं किया, बिल्कुल किया। और उससे क्या होगा कि ऐप रूट के अंदर जो भी HTML है वो यहाँ पर लिटरली ये इसको यहाँ से उठाएगा और यहाँ पर डाल देगा विद नेसेसरी चेंजेस। कहाँ पर डालेगा? यहाँ पर डाल देगा। तो ऐप रूट यहाँ पर मैंने जब लिखा हुआ है तो यहाँ का सारा सामान उठकर यहाँ पर आ जाएगा और इसके अंदर भी मैं क्या कर सकता हूँ, इन कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकता हूँ जो कि मैंने बना रखे हैं माई कंपोनेंट स्लैश टू डूज़। तो आप लोग यहाँ पर देखो कि माई कंपोनेंट स्लैश टू डूज़ जो है मैं अगर यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इतना सारा, मैं इसको बैक स्पेस मारूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा, इसका सेलेक्टर देखूँगा मैं क्या है और इसका सेलेक्टर है मेरा ऐप टू डूज़, ठीक है। तो मैं ऐप टू डूज़ नाम का ये जो सेलेक्टर है मैं चाहता हूँ वो ये ऐप टू डूज़ यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो मैं ऐप टू डूज़ यहाँ पर डालूंगा एलिमेंट और इसको क्लोज भी कर दूंगा और देखो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया ये। अब यहाँ पर देखो ऐप टू डूज़ लिखा मैंने और सिर्फ इतना ही किया और मैंने कुछ किया नहीं है अभी। और आप लोग देखो मैं अगर ऐसा करूँगा तो क्या होगा, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और लिख कर आ रहा है टू डूज़ वर्क्स, ठीक है। और ये मैंने क्या किया, चलो ठीक है, अच्छा ही किया, साइड में ले आया इसको मैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ एक H1, ठीक है, और H1 के अंदर मैं लिखता हूँ हेलो, ठीक है, मैं सेव कर रहा हूँ और आप लोग देखो यहाँ पर हेलो लिख कर आ गया। इसके बाद मैंने यूज़ किया है अपना टू डूज़ कंपोनेंट जो कि यहाँ पर मैंने ऐप टू डूज़ डालकर लगाया है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक तो हेडर यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपना जो मेरा हेडर होने वाला है उसमें मैं लिख देता हूँ वेलकम टू डूज़ लिस्ट, ठीक है। और ज़रूरी नहीं आप इस तरह का हेडर यूज़ करो, आप एक्चुअल में बूटस्ट्रैप से हेडर ला सकते हो। और मैं आपको बताता हूँ नैव बार कहाँ पर है, ये रहा नैव बार, बूटस्ट्रैप का नैव बार हम लोग यूज़ करेंगे। और मैं इसको कॉपी करूँगा कोड को और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। और ये मैंने नहीं बनाया, ये बूटस्ट्रैप वालों का है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट बन के बहुत बड़ा इंसान हूँ, बहुत ख़तरनाक कोडर हूँ, बहुत हैवी कोडर बन गया इसको मैं पेस्ट करके, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कॉपी पेस्ट किया सिंपल, और इसीलिए मैंने बूटस्ट्रैप को डाला था यार, ताकि मुझे स्टाइल ना लिखने पड़े ज़्यादा। मैं यहाँ पर सिंपली इस नैव बार को यूज़ करना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद मैं जानता हूँ बूटस्ट्रैप के अंदर एक कंटेनर क्लास होती है जो कि मुझे कुछ पैडिंग वगैरह दे देगी और यहाँ पर ये चिपकेगा नहीं लेफ़्ट में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपना जो टू डूज़ ऐप टू डूज़ है उसको मैं कंटेनर के अंदर डालूंगा। तो ये नैव बार तो मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा div डॉट कंटेनर और कंटेनर के अंदर डालूंगा, ठीक है। बाय द वे आप एलिमेंट्स को मूव कर सकते हैं ऑल्ट और अप डाउन एरो कीज़ दबाकर इस तरह से। बहुत सारे लोग कमेंट करके मुझसे पूछते हैं तो मैंने बताया आप लोगों को। अब देखो ये टू डूज़ वर्क्स बीच में आ गया, ठीक है। तो ये बीचों बीच सारा कंटेंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो बीचों बीच आ जाए कंटेंट तो आप ये यूज़ कर सकते हो इस तरह से। अगर आप चाहते हो बीचों बीच ना आए तो एक और क्लास होती है बूटस्ट्रैप की जो कि है कंटेनर फ्लूइड, वो यहाँ पर थोड़ी बहुत पैडिंग आपको देके यहाँ से ही स्टार्ट कर देती है कंटेंट को। जो भी करो आप, जैसे भी चाहते हो आप कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने इंस्पेक्ट किया, जैसे ही यहाँ पर एक एरर दिखाई दे रहा है मुझे जो कि कह रहा है कि आपने jQuery को तो इंक्लूड ही नहीं किया। तो यार jQuery को इंक्लूड करता हूँ यार, अभी नाराज़ क्यों होते हो रे बूटस्ट्रैप, अभी करता हूँ इंक्लूड, कहाँ टेंशन लेते हो इतनी। angular.json का है मेरी, जिस तरह से मैंने नोड मॉड्यूल्स में से अपनी ये एक JS फाइल इंक्लूड करी है, मैं उसी तरह क्या करूँगा कि
यहाँ पर एक और JS फाइल इंक्लूड करूँगा जो कि मेरी jQuery होगी, ठीक है। तो ये एक एरे है और मैं jQuery को इंक्लूड करना चाहता हूँ। नोड मॉड्यूल्स में जाऊँगा, jQuery में जाऊँगा। कहाँ हो तुम? J, ABCDEFGHIJ, ठीक है। तो J आएगा नीचे, jQuery, JQ, JS आ गया, jQuery, आई एम सर्चिंग फॉर jQuery, ये आ गई मेरी jQuery। और डिस्ट के अंदर जाऊँगा, jQuery.js को यहाँ पर मैं इंक्लूड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो jQuery.js, ठीक है, और बूटस्ट्रैप की जगह jQuery। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा गलती होती है, मुझसे भी होती थी पहले और बिगिनर से तो बहुत ज़्यादा होती है, कि इसको आप वापस से ng सर्वर को जो है रीस्टार्ट कर दें, ठीक है। और वापस से आप अपना डेवलपमेंट सर्वर रीस्टार्ट करेंगे तो मैं उम्मीद करूँगा मेरा एरर जा चुका है और अभी स्टार्ट नहीं हुआ है डेवलपमेंट सर्वर, वेट करना पड़ेगा। कंपाइलिंग हो रही है और हो गई, कंपाइलिंग हो गई। अब यहाँ पर मुझे ये सर्च बार नहीं चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँगा, इस सर्च बार को डिलीट कर दूंगा। और यार आप अपने हिसाब से बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स को यूज़ करते रहना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये तो हमने हटा दिया यहाँ से, डिसेबल्ड वगैरह भी हटा देना आप लोग बाद में। नैव बार की जगह पर मैं लिख दूंगा टू डूज लिस्ट, और यहाँ पर आप लोग और चीज़ें चेंज कर लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पर कंटेनर फ्लूइड यूज़ किया हुआ है जिसके अंदर मैंने ऐप टू डूज को डाला हुआ है। अब ऐप टू डूज के अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे टू डूज को डालूँ, और वो टू डूज कहाँ से आएंगे, वो एक मॉडल से आएंगे। और मॉडल किस तरह से बनाना है TS में, वो भी मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जल्दी से एक todo.ts नाम की फ़ाइल बनाऊँगा। और हाँ, शायद आप लोगों को ये चीज़ लगे कि यार मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, और आप लोग अभी के लिए मेरे साथ जो मैं कर रहा हूँ वो करते रहिए। और आप लोग को लिखना है एक्सपोर्ट क्लास टू डू, और ये जो टू डू क्लास होगी ना, इसके अंदर मैं बताता हूँ क्या क्या आप लोगों को डालना है। एक तो सीरियल नंबर हम लोग डालेंगे, एक टाइटल डालेंगे, एक डिस्क्रिप्शन डालेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एक सीरियल नंबर जो कि नंबर होगा, फिर इसके बाद एक हमारे पास टाइटल होगा जो एक स्ट्रिंग होगी, सिमिलरली डिस्क्रिप्शन भी एक स्ट्रिंग होगी। तो मैं DESC कर दूंगा, और टाइटल एक स्ट्रिंग होगी, डिस्क्रिप्शन एक स्ट्रिंग होगी। और इसके बाद क्या ये टू डू एक्टिव भी है कि नहीं, तो मैं यहाँ पर एक्टिव लिखूँगा, और ये एक बूलियन होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखी डिस्क्रिप्शन, मैंने लिखी टाइटल, कॉमास हमको ज़रूरत नहीं है कॉमास की, सीरियल नंबर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और एक्टिव, ये 4 चीज़ें मैंने यहाँ पर बना दी हैं। अब यहाँ पर हमारे पास टू डू क्लास बन चुकी है, यानी कि हम एक टू डू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। हम रेडी हो चुके हैं अपने टू डू एरे को बनाने के लिए, और उसी के साथ साथ हम इन टू डूज़ को पास करेंगे अपनी टेम्पलेट में। ये सब चीज़ें अभी मुझे पता है आप लोगों को बहुत खतरनाक साउंड कर रही होंगी, और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार पता नहीं क्या क्या मैं बोले जा रहा हूँ। जब मैं करूँगा तो यही चीज़ें आप लोगों को बहुत आसान लगेंगी। अब देखो यहाँ पर मैंने बहुत सारी फाइल्स खोल रखी हैं, मैं जो फालतू फाइल्स हैं उनको बंद करूँगा, और इनको बंद करके मैं जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनको खोलूँगा। todo.ts को भी मैं नहीं खोलना चाहता हूँ अभी, इसको भी बंद रखूँगा, ज़रूरत पड़ गई तो खोल भी लूँगा बाद में, ऐसी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो todos.component.ts, ये जो todos.component.ts हमारे पास बना है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक तो टू डू एरे बनाएंगे। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर कहूँगा एक टू डूज़ एरे बना लो, और वो है किस टाइप का, टाइप स्क्रिप्ट में आप कोलन लगाकर टाइप लिखते हो तो आप टू डू टाइप का बनाओगे, ठीक है। और एक बात और बताता हूँ, टाइप स्क्रिप्ट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट का सुपर सेट है, ठीक है। और आप लोगों को जो है यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट करते करते आ जाएगी। हाँ, अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक वीडियो टाइप स्क्रिप्ट का भी बना दूंगा, तो मुझे कमेंट में बता देना। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टू डू एरे टाइप का टू डूज़ नाम से वेरिएबल हम लोग बना लेंगे। तो मुझे टू डू को जो है यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर इस एरर को सॉल्व करने के लिए सिंपली मैं इंपोर्ट करूँगा अपनी टू डू को, तो // और // और मैं टू डू को इंपोर्ट करूँगा, और मैं यहाँ पर भी टू डू लिख दूँगा ताकि मैं इसको एज टू डू यूज़ कर पाऊँ। तो todo.ts फाइल का जो मॉडल जो कि एक्सपोर्ट कर रहा था, यानी कि एक्सपोर्ट क्लास टू डू जो कि क्लास एक्सपोर्ट हो रही थी, वो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर ली, ठीक है। अब मैं इस टू डू को यूज़ कर सकता हूँ, सारे एरर्स जा चुके हैं। अब इन टू डूज़ को मुझे पॉपुलेट भी करना है, ठीक है। और इन टू डूज़ के अंदर बेसिकली मैं कुछ टू डूज़ डालूंगा, और उनको उसके बाद मैं डिस्प्ले कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है, इसकी HTML में। तो देखते हैं ये सारे काम हम कैसे करेंगे। तो मैं अभी के लिए क्या करूँगा, जल्दी से टू डूज़ लिखूँगा और = करूँगा, और यहाँ पर एक एरे बनाऊँगा। तो बैकस्पेस, मुझे एक एरे चाहिए, एरे के अंदर कुछ टू डू ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि हमारे पास एक टू डू ऑब्जेक्ट हो जाएगा जिसका सीरियल नंबर होगा 3, और उसका टाइटल होगा, लेट अस से दिस इज़ टाइटल, और उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा
उसको कर देते हैं डिस्क्रिप्शन, और मैं बहुत ही सिंपल सी चीज़ डालना चाहता हूँ। और इसके बाद ज़रा मैं अपने मॉड्यूल को खोल लेता हूँ। DESC के बाद एक्टिव है, क्या ये एक्टिव है कि नहीं है, और इसको ट्रू कर देते हैं एक्टिव को, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या दिक्कत आ रही है, कह रहा है कि ओके सो मुझे दिस डॉट टू डूज लिखना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज़ कर रहा हूँ इसको मैं। तो दिस डॉट टू डूज इज इक्वल टू ये कर दिया मैंने, और एक आध टू डू और ऐड कर देते हैं यहाँ पर, कंट्रोल D मेरा VS कोड का शॉर्टकट। इसको 1 2 3 कर लेते हैं ना, 1 और इसके बाद 2 और 3। यहाँ पर इसको 2 करूँगा, और इसको दिस इज टाइटल 2 कर देता हूँ, इसको दिस इज टाइटल 3 कर देता हूँ, इसको दिस इज टाइटल ही रहने देता हूँ, ठीक है। और इसको सेव कर लूँगा मैं, और अभी कुछ होगा नहीं क्योंकि मैंने अपनी HTML के अंदर कुछ भी डिस्प्ले नहीं कराया है। अभी यहाँ पर सिर्फ टू डूज वर्क्स लिख कर आ रहा है, ठीक है। तो जो टू डूज कंपोनेंट है वो काम करता है, सिर्फ इतना लिख कर आ रहा है। मैंने किया गया है ना कि जो ऐप कंपोनेंट है उसके अंदर मैंने ऐप टू डूज को लगा दिया है। तो ये जो ऐप टू डूज है, यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट है वो पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाएगा कंटेनर फ्लूइड के अंदर। अब कंटेनर फ्लूइड के अंदर क्या आएगा ये मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो, सबसे पहले हम index.html में गए थे, हमने कहा था कि यार ये हमारा जो बेस पेज है वो है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा इसको देखने के लिए ऐप कंपोनेंट में जाओ, ठीक है। तो ऐप कंपोनेंट में हम लोग गए, हम कहेंगे चलो ठीक है, बॉडी के अंदर जो भी आएगा वो ऐप कंपोनेंट संभाल रहा है। हम गए ऐप कंपोनेंट के अंदर, कहाँ है ऐप कंपोनेंट, ये रहा ऐप कंपोनेंट। फिर उसके बाद हमने ऐप कंपोनेंट की जब HTML देखी तो ऐप कंपोनेंट ने कुछ और चीज़ें ऐड करी, चलो ठीक है वो ऐड कर दी। उसके बाद इसके भी कंटेनर फ्लूइड में जो आएगा वो है ऐप टू डूज। तो हम अब जाएंगे ऐप टू डूज वाले कंपोनेंट में, ठीक है। ऐप टू डूज वाला कंपोनेंट क्या कहता है, अभी के लिए तो सिर्फ टू डूज वर्क्स कहता है, ठीक है। चलो 2 बार कर दिया इसको मैंने, तो 2 बार यहाँ पर शो हो जाएगा जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ये 2 बार शो हो, हम चाहते हैं हमारे सारे के सारे टू डूज शो हो जाए, ठीक है। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे ng for डायरेक्टिव को, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि एक मैं UL बनाऊँगा, और UL बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसमें ng for लगाऊंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टार, और मैं लिखूँगा ng for इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट टू डू ऑफ टू डूज। और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि li के अंदर टू डू को डाल दूँगा, ठीक है। और इससे होगा क्या कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया है, बेसिकली मुझे यहाँ पर टू डू डॉट टाइटल लिखना चाहिए था, मैं ज़रा इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा, उप्स मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी, Ctrl+X Ctrl+V। तो एक टू डू ऑब्जेक्ट मुझे एक एक करके यहाँ पर सारे मिल जाएंगे। मैं आपको ng for बहुत अच्छे से समझाऊंगा, मुझे बस आप लोग देखते जाओ अभी मैं क्या कर रहा हूँ। टाइटल SNO और डिस्क्रिप्शन बेसिकली मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर, और वही चीज़ मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, सीरियल नंबर, टाइटल और DESC, ठीक है। और यहाँ पर देखो जैसे ही मैंने ये काम किया तो ये सारे टू डूज मेरे यहाँ पर शो हो चुके हैं। तो ng for डायरेक्टिव क्या करती है इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो ng for डायरेक्टिव यहाँ पर हमको एक फॉर लूप टाइप का प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट का फॉर लूप नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ये एक डायरेक्टिव है। तो अगर हम लोग बात करें कि एंगुलर में डायरेक्टिव्स क्या होती हैं, तो ये कस्टम HTML एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर HTML एट्रीब्यूट की तरह इस्तेमाल कर लिया ng for डायरेक्टिव को, और उसके बाद मैंने इसके अंदर जावास्क्रिप्ट डाल दी। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये क्या करेगा, जो भी आपके टू डूज हैं उनमें से सारे एक एक करके टू डूज लेकर लिस्ट आइटम्स को पॉपुलेट कर देगा। तो चाहे तो मैं ये लिखूँ या फिर मैं कुछ ऐसा लिखूँ कि मैं UL के अंदर एक एक करके सारे टू डूज का सीरियल नंबर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन ऐसे यहाँ पर ले आऊँ, बात वही होगी। तो 3 थे हमारे पास इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो तीनों के तीनों यहाँ पर ये क्या करेगा, इंटरनली इसको रिजॉल्व करके कुछ ऐसा बना देगा। तो हम यहाँ पर बड़े आराम से फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं HTML के अंदर भी। समझ लो आप एंगुलर की पावर को। HTML जो कि जिसका मजाक उड़ाया जाता है कि यार ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं है, उसको एंगुलर ने एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दिया, एक तरह से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली बना दिया, आप ज़रा अगर एनालॉजी को समझे तो बना दिया है, ठीक है। आप यहाँ पर डायरेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं। HTML में एंगुलर ने कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स डाल दिए जिसकी वजह से जो एंगुलर जो HTML है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप की बन चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पावर है हमारी एंगुलर की, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखने से क्या होगा कि यहाँ पर सारे के सारे आपके टू डूज जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। बट यार मैं इसको ऐसे डिस्प्ले नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको डिस्प्ले करूँ ना, ये बहुत अच्छी तरह से डिस्प्ले हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर लेटर से एक लाइन रखना चाहता हूँ, इसके नीचे एक डिव रखना चाहता हूँ। समझो आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ng for के अंदर मैंने इस तरह से टू डूज जो है उसको रख दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस टू डू को एक दूसरे
कंपोनेंट में पास करूं और एक दूसरे कंपोनेंट में पास करने के बाद डिस्प्ले कराऊं। समझ रहे हो मेरी बात को आप, मैं क्या कह रहा हूं? तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि मैं यहाँ पर एक एक करके सारे टू डूज़ को तो डालना चाहता हूँ, लेकिन मैं उन सारे टू डूज़ को एक और कंपोनेंट को पास करना चाहता हूँ डिस्प्लेइंग के लिए। समझ रहे हो? तो उस कंपोनेंट को मैं दोबारा से बनाऊंगा और मैं जब करूँगा ना आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा ng जनरेट कंपोनेंट। ठीक है, और इसके बाद मैं माई कंपोनेंट्स, और यहाँ पर मुझे जो स्पेलिंग है उसको बहुत अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने गलत फोल्डर का नाम चूज़ किया तो क्या होगा कि एक नया फोल्डर बन जाएगा, वो मैं चाहता नहीं हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मुझे टू डू आइटम एक बनाना है। ठीक है, और मैं एंटर मारूंगा, ng जनरेट कंपोनेंट माई कंपोनेंट टू डू आइटम, और यहाँ पर टू डू आइटम आने वाला है। तो माई कंपोनेंट्स मैंने बनाया, टू डू आइटम भी यहाँ पर आ गया। तो मैं बेसिकली अब ये कहूँगा कि मुझे ng4 डायरेक्टिव का तो इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पर एक डिव लगा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक और मैं यहाँ पर डिव लगा देता हूँ div। ठीक है, और डिव के अंदर मैं ng4 यूज़ करूँगा, और ऑब्वियसली मैं क्लोज भी डिव से ही करूँगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डाल दूँगा ऐप, मैं यहाँ पर डाल दूँगा ऐप। ये मुझे ऑटो कंप्लीट क्यों नहीं शो कर रहा है, आई डोंट नो वाई। आई थिंक मैं जब ऐसे ऐप लिखूंगा तो ये देखो यहाँ पर आ गया ऐप टू डू आइटम। यही चाहता था मैं। ठीक है, ऐप टू डू आइटम इस तरह से मैं रखना चाहता हूँ। ठीक है, और ऐप टू डू आइटम का क्लोजिंग टैग, और ऐप टू डू आइटम को मैं क्या करूँगा, पास करूँगा एक टू डू। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऐप टू डू आइटम से कहूँगा कि ये ले कस्टम एट्रीब्यूट। ठीक है, एक कस्टम एट्रीब्यूट लूँगा और मैं कहूँगा ये ले तू एक टू डू ले जा। ठीक है, और टू डू इज इक्वल टू तेरा क्या होगा, ये टू डू मैं पास करूँगा। अब मिलने वाला है हमको एक एरर, और मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको सेव किया और यहाँ पर इसको रिलोड किया, तो टू डू आइटम वर्क्स लिख कर आ गया। अभी नहीं मिलेगा एरर, जब मैं टू डू को यूज़ करने की कोशिश करूँगा वहाँ पर तब मिलेगा एरर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि टू डू इज इक्वल टू डू कर दिया, यानी कि मैंने ऐप टू डू आइटम में एक टू डू पास कर दिया। तो ये जो ऐप टू डू आइटम है मेरा, मैं इसकी HTML में क्या कहूँगा, मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा टू डू डॉट टाइटल को प्रिंट करने की, और ऑब्वियसली मैं इसको कुछ इस तरह से करूँगा और ये बोलेगा टू डू क्या है। तो यहाँ पर देखो एक एरर आ गया, कह रहा है भाई टू डू क्या कह दिया तुमने, टू डू तो मैं जानता ही नहीं हूँ क्या है। तो एक बार और तरह रिविजिट करते हैं चीज़ों को कि यार यहाँ पर मैंने कर क्या दिया। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया ना, यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक ऐप कंपोनेंट के अंदर ऐप टू डूज़ में, यहाँ से बता रहा हूँ आप लोगों को दोबारा से ताकि समझ में आए। तो ऐप टू डूज़ जो हमारा कंपोनेंट है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये कोड लिखा हुआ है। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरा टू डूज़ एरे है उसमें से एक एक करके टू डू को उठाओ और ऐप टू डू आइटम को पास करो। ठीक है, तो ऐप टू डू आइटम जो कंपोनेंट है हमारा, उसको एक टू डू मिल रहा है। ठीक है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, ये इस टू डू को स्वीकार करेगा। ठीक है, इस टू डू को स्वीकार करेगा, और स्वीकार करने के लिए इसको यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली ये यूज़ नहीं कर सकता, इसको पता होना चाहिए कि इसको क्या मिल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इनपुट डेकोरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और मैं बता दूं वो कहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हमें यहाँ पर इसको स्वीकार करना पड़ेगा, कहते हैं ना तोहफा कबूल करो। तो जब इसको एक टू डू भेजा जाएगा तो इसको स्वीकार भी करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी किसी के भी घर में आपने कोई सी भी मिठाई भेज दी, ज़रा सोचो एक अनजान आपके घर में मिठाई लेके आता है, यार आप स्वीकार करोगे तब लेकर आएगा ना, वो तब मिलेगी ना मिठाई आपको। अब आपने स्वीकार ही नहीं करी, आप कहोगे यार ये मिठाई किस बात की लेकर आ रहा है, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये जो टू डू आइटम है ये स्वीकार करेगा। किस चीज़ को स्वीकार करेगा, टू डू को स्वीकार करेगा। कैसे स्वीकार करेगा, देखते जाओ कैसे स्वीकार करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लिखूँगा, ये जो मेरा टू डू आइटम कंपोनेंट की TS फाइल है इसके अंदर मैं लिखूँगा कि मुझे स्वीकार करना है एक इनपुट। ठीक है, तो मैं कहूँगा एक टू डू मुझे स्वीकार करना है इनपुट डेकोरेटर की सहायता से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा इनपुट, और इनपुट लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा टू डू ऑफ टाइप टू डू TODO। ठीक है, तो मुझे एक टू डू स्वीकार करना है ऑफ टाइप टू डू। ठीक है, समझ लो आप लोग मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ। और यहाँ पर ऑब्वियसली मैं एक @ भी लगाऊंगा, वरना यहाँ पर मुझे एरर मिलेगा। और ये मुझसे कह रहा है कि यार इनपुट को इंपोर्ट कर लो, तो मैं क्विक फिक्स में जाकर यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा इनपुट फ्रॉम एंगुलर कोर। आप डायरेक्टली भी यहाँ पर इनपुट लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है।
इस तरह से, और आप जैसे ही इसको लिखोगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। बाय द वे एक चीज़ और बता दूं, मैं कुछ एक्सटेंशंस यूज़ कर रहा हूँ VS कोड की, तो आप लोग देख लो मैं कौन कौन सी एक्सटेंशंस यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आप लोग ये सवाल ना करो कि यार आपका ऑटोमेटिकली लिख कर आ रहा है, मेरा लिख कर क्यों नहीं आ रहा है, मुझे क्यों नहीं ये दिखा रहा है यहाँ पर ऑटोमेटिकली कोई फिक्स को, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ये एक्सटेंशंस प्रोवाइड करती है। मैंने एंगुलर लैंग्वेज सर्विस की एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है, और उसी के साथ साथ आई थिंक मैंने एंगुलर को लेके एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल करी थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैंने बेसिकली आपको दिखा दिया यार मैं जो भी एक्सटेंशन पैक इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर बिल्ट इन भी होती हैं VS कोड के अंदर, कुछ चीज़ें एक्सटेंशन से आती हैं, तो आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। मैंने सब कुछ दिखा दिया आपको कौन कौन सी एक्सटेंशन मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैंने इस टू डू को स्वीकार कर लिया और वो एरर चला जाएगा। मैं ज़रा यहाँ पर आपको टर्मिनल खोल के दिखा देता हूँ, और देखो वो एरर चला गया, और यहाँ पर देखो दिस इज़ टाइटल 2, दिस इज़ टाइटल 3 यहाँ पर आ गया है। अब पता है फ़ायदा क्या हुआ मेरा, मैं आपको बताता हूँ क्या फ़ायदा हुआ मेरा एक सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर ये हुआ अभी कि मैं अब अपने टू डूज़ को अच्छी तरह से यहाँ पर HTML डालकर मैं लिख सकता हूँ, समझ रहे हो। तो यहाँ पर मैं सिर्फ पैराग्राफ नहीं, मैं कस्टम HTML लिख सकता हूँ और इसको अपने टू डू को बहुत अच्छी तरह से खूबसूरत बना सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखते जाओ मैं यहाँ पर क्या करूँगा। तो मेरा जो टू डू कंपोनेंट था जिसके अंदर मैंने ये बात लिखी हुई थी, मैं क्या करूँगा कि सारी की सारी HTML फाइल्स को साइड बाय साइड लगाऊंगा। तो जो मेरा कंटेनर फ्लूइड था इसके अंदर मैं एक हेडिंग डालूंगा और यहाँ पर लिखूँगा टू डू लिस्ट बाय कोड विद हैरी, ठीक है। और यहाँ पर टू डू लिस्ट बाय कोड विद हैरी मैंने लिख दिया, और यहाँ पर सारे टू डूज़ आ जाएंगे, ठीक है। और टू डूज़ को आप ऐड भी कर सकते हो, आप टू डूज़ को रिमूव भी कर सकते हो। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको ज़रा सेंटर कर लेता हूँ चीज़ों को। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर करूँगा, इसकी एक क्लास दूंगा बूटस्ट्रैप की जो कि है टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। टेक्स्ट सेंटर क्लास मैंने दे दी है, बीचों बीच आ गया। और यहाँ पर मैं अगर इसको भी सेंटर करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये सारे के सारे टू डूज़ हैं, इनको भी अगर मैं सेंटर कर दूँ तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, ठीक है। बट इस चीज़ को मैं करूँगा अपने ये ऐप टू डूज़ वाले डिव को ही मैं बेसिकली कुछ मार्जिन ऑटो वगैरह दे दूँगा, ठीक है। चलो वो चीज़ देखेंगे हम लोग। और मैं एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पर कंटेनर फ्लूइड हटा के कंटेनर कर देता हूँ और ऑटोमेटिकली ये बीचों बीच आ जाएगा यहाँ पर। तो ये थोड़ा क्लीन लग रहा है मुझे, ठीक है। बट आप लोग यार डिज़ाइन वगैरह देख लेना, कर लेना अपने हिसाब से। मैं यहाँ पर ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करने वाला इसकी, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। H1 में मैं क्या करूँगा, मार्जिन बॉटम दूंगा 3 की, ताकि थोड़ा सा गैप आ जाए यार। यहाँ पर थोड़ा कुछ ज़्यादा ही कम दूरी मेंटेन कर रहा था ये, तो मैंने मार्जिन बॉटम दे दी और यहाँ पर थोड़ा गैप आ गया। अब यहाँ पर सारे के सारे टू डू आइटम्स आप लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, एक तो इसका टाइटल रखेंगे, ठीक है। और मैं इस टाइटल को रखना चाहूँगा H3 का यूज़ करके, और अगर मुझे लगेगा कि यार H3 कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है तो मैं कुछ और देखूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं एक पैराग्राफ यूज़ करूँगा और उस पैराग्राफ की सहायता से मैं इसको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दूँगा, ठीक है। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दिस इज़ टाइटल, दिस इज़ डिस्क्रिप्शन। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और बटन बनाऊँगा नीचे, और मैं यहाँ पर लिखूँगा button.btn प्राइमरी, और यहाँ पर मैं लिखूँगा डिलीट, ठीक है। और यहाँ पर एक डिलीट बटन आ गया और इसको BTN डेंजर करता हूँ। बाय द वे ये सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, अगर आप लोग को नहीं पता कि BTN डेंजर ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं तो शायद आपने बूटस्ट्रैप नहीं पढ़ा है। इन दैट केस आप इसको कॉपी कर सकते हो, जो क्लासेस मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आपकी बटन को डिज़ाइन कर देंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दिस इज़ टाइटल, ये डिस्क्रिप्शन, फिर ये डिलीट आ गया है यहाँ पर। तो एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पर एक डिव बना देता हूँ, ठीक है। एक डिव बना देता हूँ और इसमें क्लास दे देता हूँ, एक क्लास दे देता हूँ मैं डिव में, और वो होगी मार्जिन y में 3, ठीक है। आई डोंट नो ये कैसा आएगा निकल के, बट इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं और अब देखते हैं कैसा आएगा। सेव किया मैंने और हाँ ठीक ठाक लग रहा है अभी। तो यहाँ पर मेरे पास टाइटल आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास डिस्क्रिप्शन आ रहा है टू डू का, और यहाँ पर क्लिक करके मैं डिलीट कर सकता हूँ इस टू डू को, ठीक है। और अगर मान लो कि ये जो टू डू है ये हो चुका है, ठीक है, तो मैं इसको स्ट्राइक थ्रू कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसमें एक क्लास ऐड कर दूंगा इस टू डू में। अगर ये टू डू जो है वो एक्टिव नहीं है तो ये स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। तो उसके लिए भी मैं आप लोग को एक टेक्निक बताऊंगा। अभी के लिए हम क्या करते हैं, सारे टू डूज़ को डिस्प्ले कराते हैं और डिलीट बटन पे जब भी क्लिक होगा मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस टू डू को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देखना वो चीज़ मैं कैसे करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा कि मैं एक इवेंट को हैंडल करूँगा, और एंगुलर में इवेंट को हैंडल
करना बहुत ही आसान है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कुछ इस तरह से पैरेंथेसिस बनाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लिक इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर एक कोई भी मेथड बना दूंगा और मैं ऑन क्लिक नाम से मेथड बना देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ऑन क्लिक मेथड को कॉल कर दो अगर कोई भी बटन पे क्लिक करता है तो, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इस टू डू आइटम के कंपोनेंट और टीएस में ये मेथड बना लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ऑन क्लिक मेथड बनाऊँगा कुछ इस तरह से, और मैं यहाँ पर सिंपल सी बात लिखूँगा, मैं कहूँगा console.log और इसके अंदर लिख दूँगा ऑन क्लिक हैज़ बीन ट्रिगर्ड, ठीक है। बस इतना लिखा मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा और आप लोग को दिखाऊंगा कि ये चीज़ काम करती है। मैं जैसे ही डिलीट में क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो ऑन क्लिक हैज़ बीन ट्रिगर्ड आ रहा है, ठीक है। कोई भी इंसान अगर डिलीट पर क्लिक करता है तो मैं चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर टू डू आइटम है वो डिलीट हो जाए, ठीक है। तो समझ लो आप लोग, जैसे मैं डिलीट पर क्लिक करूँगा मैं चाहता हूँ कि ये आइटम मेरे टू डू एरे में से गायब हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरा जो टू डूज़ एरे है उसको मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा टू डूज़ एरे चेंज करना पड़ेगा और टू डूज़ एरे जो है मुझे यहाँ पर नहीं मिला हुआ है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एक इवेंट एमिटर का। अब आप लोग को अगर नहीं पता कि इवेंट एमिटर क्या होता है तो मैं आप लोग को बता दूँ। तो बेसिकली होगा क्या कि ये जो टू डू है, जैसे ही ये टू डू डिलीट किया जाएगा वैसे के वैसे ही एक इवेंट यहाँ से हम लोग एमिट करेंगे। अब आप में से कई लोग सोच सकते हैं कि ये इवेंट एमिटर क्या होता है, तो मैं ये डाउट भी ज़रा क्लियर कर देता हूँ कि इवेंट एमिटर क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, जो todos.component.ts है, यहाँ पर मुझे टू डूज़ उपलब्ध हैं और यहाँ पर जो डिलीट किया जा रहा है टू डू, वो किया जा रहा है टू डू आइटम कंपोनेंट में। तो यहाँ पर जैसे ही कोई क्लिक करता है मेरे डिलीट बटन पे, मैं क्या कर रहा हूँ कि ऑन क्लिक को फायर करता हूँ और ऑन क्लिक को फायर करके मैं भेजता हूँ उसमें टू डू। तो मैं टू डू को भेज दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ऑन क्लिक आपका टू डू नहीं लेता है, तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर ऑन क्लिक से कहूँगा कि यार तू टू डू ले, तो मैं कहूँगा ये एक टू डू लेता है ऑफ टाइप टू डू, और यहाँ पर आप लोग देखो सब कुछ ठीक हो गया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे ही कोई क्लिक करेगा मेरे डिलीट बटन पे मैं एक इवेंट एमिट कर दूंगा, यानी कि मैं टू डू आइटम कंपोनेंट से, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं टू डू आइटम कंपोनेंट से चिल्लाऊंगा और कहूँगा टू डू, ये वाले टू डू को डिलीट करो, तो इवेंट को एमिट करूंगा, ठीक है। और ये उस इवेंट को कैच कर लेगा और यहाँ पर नेसेसरी एक्शन ले लेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, जो टू डू आइटम कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल है मेरी, मैं यहाँ पर एक नया इवेंट एमिटर बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा @output और इसके बाद मैं लिखूँगा टू डू डिलीट और मैं यहाँ पर लिखूँगा ये है ऑफ टाइप इवेंट एमिटर और इज इक्वल टू न्यू इवेंट एमिटर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया और एक चीज़ और मैं यहाँ पर लिखूँगा कि ये टू डू को एमिट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसने गलत इवेंट एमिटर इंपोर्ट कर लिया, मुझे इवेंट एमिटर इंपोर्ट करना है एंगुलर कोड से। तो ये बहुत ध्यान रखना, देखो यहाँ पर कभी कभी ना अजीब सी सजेशंस दे देता है ये। तो मुझे जो इवेंट एमिटर को एमिट करना है वो, मुझे जो इवेंट एमिटर चाहिए वो मुझे एंगुलर कोड से चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखना है यहाँ पर ध्यान से क्या होगा। अब मैं कहूँगा टू डू डिलीट दिस डॉट टू डू डिलीट डॉट एमिट टू डू। मैं कह रहा हूँ कि इस इवेंट को एमिट करो, ठीक है। किस इवेंट को एमिट करो, टू डू डिलीट को एमिट करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, तो मैंने आउटपुट करके ये पेरेंट कंपोनेंट को दे दिया। अब मैं पेरेंट कंपोनेंट में आऊँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कहूँगा, तो मेरा जो टू डूज कंपोनेंट का HTML है, मैं कहूँगा कि यहाँ पर इस इवेंट को लिसन करो, किसको, डिलीट टू डू को, डिलीट टू डू को लिसन करो और क्या करो कि जैसे ही ये इवेंट आता है, ठीक है, तब क्या करो, टू डू डिलीट। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ यार मैंने क्या नाम दिया है अपने इवेंट का, मैंने यार टू डू डिलीट दिया था और मैं फंक्शन का नाम ये दे दूंगा, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, डिलीट टू डू, ठीक है, डिलीट टू डू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कहा कि यहाँ पर टू डू डिलीट इज इक्वल टू डिलीट टू डू और डॉलर इवेंट, और ये बताता हूँ ये क्या है। और आप में से कई लोग सोचोगे यार मैं क्या करे जा रहा हूँ यहाँ पर। देखो जैसे ही टू डू डिलीट होता है, जैसे कि क्लिक एक इवेंट होता है, माउस ओवर एक इवेंट होता है, उसी तरह हमने एक अपना इवेंट बनाया, हमने कहा टू डू डिलीट भी एक इवेंट है, ठीक है। जैसे मान लो आप घर में खड़े होकर नाचने लगते हो तो वो एक इवेंट है। अगर वो इवेंट होता है तो शायद आपकी मम्मी आपकी डांट लगाएंगी कि फालतू क्यों नाच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि क्लिक जब होता है तो वो एक इवेंट है, उसको हम लिसन करते हैं, उसको हैंडल करते हैं इवेंट को, ठीक है। उसी तरह हमने कहा कि टू डू डिलीट एक इवेंट है और ये जो इवेंट है ये टू डू को एमिट करता है। तो जो भी टू डू डिलीट होने वाला है वो यहाँ पर पता चल जाएगा मुझे इसके पेरेंट कंपोनेंट में, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर ये मेथड कंप्लीट कर लूँगा,
डिलीट टू डू डॉलर इवेंट। तो मैं यहाँ पर डिलीट टू डू नाम का एक मेथड बना लेता हूँ। मैं देख रहा हूँ मैंने बना के तो नहीं रखा हुआ है, कहीं पर नहीं बना के रखा हुआ है, बनाना है मुझे, ठीक है। डिलीट टू डू, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इवेंट लिखूँगा और ये इवेंट लेगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं console.log और मैं यहाँ पर टू डू ले लूँगा, और ये टू डू लेगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं यहाँ पर इवेंट ना लिख के टू डू लिखूँ तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया कि console.log टू डू कर दिया। तो जैसे ही मैं किसी भी टू डू को डिलीट करूँगा यानी कि क्लिक करूँगा, तो मुझे सबसे पहले तो ऑन क्लिक हैज़ बीन ट्रिगर्ड आना चाहिए और उसी के साथ साथ ये भी आना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से खोलेंगे अपने एंगुलर ऐप को, ठीक है, और हम लोग देखेंगे फिर वहाँ पर कि हमको ये मिलता भी है कि नहीं मिलता है, ठीक है। तो कहाँ गया मेरा लोकल होस्ट वाला URL। तो अगर मैं ng सर्व करूँ, अच्छा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ng सर्व के साथ अगर आपने माइनस ओपन लिख दिया तो आपका खुल भी जाता है ब्राउज़र में, और काफ़ी बढ़िया फीचर लगता है मुझे, काफ़ी यूज़ करता हूँ मैं ng सर्व माइनस ओपन। तो जैसे ही आपका ये जो एप्लीकेशन है बिल्ड हो जाएगी, आपकी जो टू डूज़ लिस्ट ऐप है वो भी खुल जाएगी। अब देखो मैंने डिलीट पे क्लिक किया तो क्या हुआ, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये जो टू डूज़ ऑब्जेक्ट था वो मुझे यहाँ पर मिल गया, ठीक है, और उसी के साथ साथ क्या हुआ, ये देख रहे हो यहाँ पर टू डूज़ ऑब्जेक्ट मिल गया मुझे यहाँ पर। तो मैं डिलीट कर सकता हूँ अब इस टू डू को, मुझे यहाँ पर मिल पा रहा है ये टू डूज़ ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डिलीट करूँगा। अब हमारे पास क्वेश्चन सिंपल सा बन गया है। मैं यहाँ पर सर्च करूँगा हाउ टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट एरे, ठीक है, एक स्पेसिफिक एलिमेंट को डिलीट करना है। तो स्प्लाइस नाम का एक मेथड होता है, और स्प्लाइस से पहले आपको इंडेक्स प्राप्त करनी होती है। तो कभी कभी सिंटेक्स अगर आप भूल जाते हैं तो इट्स ओके टू यूज़ स्टैक ओवरफ्लो। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर सिंटेक्स भूल जाते हैं तो स्टैक ओवरफ्लो यूज़ करना इज़ फाइन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि वो इंडेक्स प्राप्त करनी है जिस पर हमारा वो टू डू आइटम है, और उसके बाद उस इंडेक्स वाले स्पेसिफिक एलिमेंट को हमको रिमूव कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हम इंडेक्स को प्राप्त करेंगे। तो देखो इन्होंने वही चीज़ किया हुआ है, इंडेक्स प्राप्त कर लिए। तो मैं क्या करूँगा कि अपने उस टू डू की इंडेक्स प्राप्त करूँगा जिसको डिलीट करना है। कहाँ डिलीट कर रहा हूँ मैं, यहाँ डिलीट कर रहा हूँ। तो उस टू डू की इंडेक्स ये हो जाएगी, ठीक है, और एरे नहीं, मेरा टू डूज़ नाम का एरे है। तो टू डूज़ डॉट इंडेक्स ऑफ, और ये कह रहा है कैन नॉट फाइंड नेम टू डूज़, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ओके दिस डॉट टू डूज़, दिस डॉट टू डूज़, ठीक है। और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, इंडेक्स ऑफ टू डू, मुझे टू डू की इंडेक्स को प्राप्त करना है, और इसके बाद मैं दिस डॉट टू डूज़ डॉट स्प्लाइस, और दिस डॉट टू डूज़ डॉट स्प्लाइस के बाद मैं इंडेक्स लिखूँगा, और इसके बाद कितने डिलीट करने वहाँ से ये मैं लिखूँगा, 1 लिख दिया मैंने यहाँ पर डिलीट काउंट, स्टार्ट नंबर मैंने इंडेक्स लिख दिया, यानी कि उस इंडेक्स से डिलीट करो। और अब देखते हैं ये हमारा डिलीशन काम करता है कि नहीं करता है, और करना तो चाहिए यार, देखो कर रहा है बढ़िया। मैं रिलोड करूँगा लेकिन तो सारे के सारे वापस आ गए, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको हार्ड कोड कर रखा है अपने टू डूज़ एरे को, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, मुझे हार्ड कोड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि दिस डॉट टू डूज़ इज इक्वल टू, मैंने ये लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करूँगा कि जो दिस डॉट टू डूज़ इज इक्वल टू ये है, इसको मैं दिस डॉट टू डूज़ इक्वल्स टू ब्लैंक कर दूंगा। बट उससे भी पहले मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक ऐसा कोई तरीका बनाना चाहिए जिससे मैं टू डूज़ को ऐड कर सकूँ, ठीक है। तो टू डूज़ को ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, आप लोग को मैं दिखाता हूँ। मैं एक नया कंपोनेंट जनरेट करूँगा, और उस कंपोनेंट का नाम होगा टू डूज़ ऐड, या ऐड टू डू, कुछ भी आप रख सकते हो। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा ngGC। अब एक चीज़ और बताता हूँ, एक और निंजा टेक्निक यहाँ पर, कि जनरेट कंपोनेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है पूरा का पूरा, ngGC भी लिख सकते हो आप लोग। और ngGC जब भी आप लिखोगे तो यार टाइम बचेगा, ठीक है। ngGC और माई कंपोनेंट्स स्लैश ngGC माई कंपोनेंट स्लैश, मैं यहाँ पर लिखूँगा टू डू ऐड, ठीक है, या फिर ऐड टू डू लिख देते हैं, ठीक है, ऐड टू डू। तो ऐड टू डू नाम का एक नया कंपोनेंट बना दिया मैंने, सिंपल था। अब ऐड टू डू नाम का जो कंपोनेंट है उसके अंदर मुझे क्या करना है, उसको सबसे पहले कहाँ रखना है, उसको मुझे रखना है अपने टू डूज़ के अंदर। तो टू डूज़ की जो HTML है मेरी, और कंफ्यूज मत होना यार बिल्कुल भी, देखो यहाँ पर क्या किया जा रहा है ना, ये जो हमारा पेज है ये index.html है पूरा। index.html के अंदर एक ऐप रूट नाम का एलिमेंट है, मैंने दिखाया था आप लोगों को। वो ऐप रूट वाला एलिमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। हेडर डाल दिया था मैंने, ये डाल दिया था, हेडर डाल दिया था। उसके बाद मैंने कहा था कि अब टू डूज़ वाली जो ऐप है उसका जो भी मसाला है वो यहाँ पर आएगा। उसके अंदर भी मैंने कुछ इस तरह की चीज़ें करी, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी ऐड कर रहा हूँ ऐड टू डू, ऐप ऐड टू डू कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ पर लिख कर आएगा ऐड टू डू वर्क्स और समथिंग, ऐसे कुछ लिख कर आएगा। देखो ऐड टू डू वर्क्स, ऐड टू डू वर्क्स नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर चाहिए कुछ ऐसा तरीका जिससे मैं टू डूज़ को ऐड कर सकूँ।
अच्छा, जो टू डूज लिस्ट बाय कोड विद हैरी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मेरी मेन हेडिंग है। मैं यहाँ पर इसकी मेन हेडिंग डालूंगा, इसकी मेन हेडिंग डालूंगा, और आपको दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जब मैं ये बोलता हूँ तो कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक H4 डालूंगा और यहाँ पर लिखूंगा योर टू डूज़। यहाँ पर आपके सारे टू डूज़ हैं, और अगर आप एक टू डू को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐड टू डू वाले कंपोनेंट को चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, H3 ही यूज़ करूँगा, और मैंने H3 किया था, H4 किया था, मैं इतना कैसे भूल सकता हूँ, H4 किया था मैंने, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखूँगा ऐड अ टू डू, और अब देखते हैं कैसा लग रहा है। और ऑब्वियसली यहाँ पर नीचे मैं एक फॉर्म जो है वो यूज़ करूँगा, और यहाँ पर देखो ऐड अ टू डू योर टू डूज़। अब ऐड अ टू डू के नीचे मैं क्या करूँगा कि एक आप लोगों को पूरा फॉर्म वगैरह दूंगा जिससे कि आप एक टू डू को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि जो दिस इज टाइटल है ये थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। जो टू डू आइटम है मेरा, उसमें मैंने शायद H3 यूज़ किया हुआ है, थोड़ा छोटा यूज़ करना चाहिए यार, मुझे H5 यूज़ करना चाहिए। जब H4 मेरी हेडिंग है तो यहाँ पर मुझे H5 यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो टू डूज़ का टाइटल है वो ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, डिलीट बटन एक बना दिया मैंने, फिर उसके बाद यहाँ पर योर टू डूज़ ऐड अ टू डू, ठीक है। तो ऐड अ टू डू के नीचे जो है मैं क्या करूँगा, एक फॉर्म लगाऊंगा, बट उससे भी पहले बटन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इन सबको BTN-SM क्लास दे देता हूँ, BTN-SM, ठीक है। BTN-SM छोटे हुए बटन थोड़े से, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि ये क्लासेस कहाँ से आ रही है, मैंने तो ये क्लासेस की CSS ही नहीं दिखाई है, ऐसा मत सोचना। मैंने बूटस्ट्रैप को इंक्लूड किया है और बूटस्ट्रैप से मैंने ये चीज़ करी है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए ये चीज़ कैसे मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो आप लोग कि ऐड अ टू डू योर टू डूज़। अब ऐड अ टू डू का जल्दी से हम लोग गेट बूटस्ट्रैप से एक फॉर्म ले आते हैं, और मैंने बूटस्ट्रैप को यूज़ ही इसीलिए किया। अच्छा, एक चीज़ और मैंने जो गलती करी थी स्टार्टिंग में, मैंने अब रियलाइज़ की वो गलती, मैंने बूटस्ट्रैप का 4.6 इंस्टॉल किया है और मैं कंपोनेंट्स यूज़ कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप 5 के, विच इज़ नॉट राइट, ठीक है। काम कर जाएंगे, मत करना ऐसा, लेकिन 4.6 बूटस्ट्रैप आप लोग यहाँ से वर्जन को चेंज कर लें, जो भी वर्जन यूज़ कर रहे हो उसके कंपोनेंट्स लेकर यूज़ करो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी बहुत गलती कर दी इसमें, वैसे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, बट सही काम करना चाहिए हमेशा, ठीक है। और गलतियाँ तो आप भी करोगे, मैं तो करता ही हूँ यार, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या करूँगा, मैं फॉर्म्स में आऊँगा, और फॉर्म्स में आने के बाद यही फॉर्म जो है इसको चुन लूँगा, ठीक है। और यहाँ पर ये फॉर्म मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, आपको बताता हूँ क्यों, ठीक है। देखो मैं क्या करूँगा कि ऐड टू डू वाला जो मेरी HTML है उसके अंदर मैं ये फॉर्म डाल दूँगा, ठीक है। मैंने ये फॉर्म डाल दिया, और यहाँ पर सबसे पहले मुझे चाहिए टाइटल, मेरे टू डू का टाइटल चाहिए मुझे, और यहाँ पर मैं लिखूँगा टू डू टाइटल, टू डू टाइटल। इसके बाद यहाँ पर मैंने टाइटल लिखा है, टाइप इज इक्वल टू ये टेक्स्ट होगा, ID है यहाँ पर टाइटल, और यहाँ पर हटा देता हूँ ये स्मॉल। टाइटल के बाद मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो मैं यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट वापस से करूँगा, इसको टू डू डिस्क्रिप्शन करूँगा, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। और कंट्रोल S टू सेव, DESC को कॉपी करूँगा, DESC को यहाँ पेस्ट करूँगा, और ये चेक बॉक्स जो है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और इसको हटाने के बाद यहाँ पर एक सबमिट आ गया है, तो टू डू का टाइटल, टू डू का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ जाएगा। और उसी के साथ साथ आप लोग देखो यहाँ पर कि ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, सबमिट। और सबमिट को मैं क्या करूँगा ना, ऐड टू डू करूँगा, ऐड टू डू, और इस पूरे को एक डिव में रैप कर देता हूँ, div.my3 सही रहेगा, और एक कंटेनर भी लिख दूँ अगर, तो शायद उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट मुझे मार्जिन मिल जाती है, आई एम नॉट श्योर, देखता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो, हाँ आप सही दिख रहा है, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे मार्जिन पैडिंग मिल गई, तो खिसक गया इधर को, ये कंटेनर क्लास हटा देता हूँ, ठीक है। मुझे वाई में चाहिए थोड़ी बहुत मार्जिन, बस बाकी सब ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऐड अ टू डू, और ये और टू डूज़, ठीक है। इसको भी BTN-SM बना लेते हैं, थोड़ा छोटा लगेगा बटन, ठीक है। और यार आप लोग ना स्टाइलिंग कर लेना यार अपने आप, यहाँ पर मैं एंगुलर की जो इवेंट हैंडलिंग ये सब चीज़ें बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो डिज़ाइनिंग वगैरह के भी और वीडियोस हैं जिसमें हमने बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बनाई हैं, तो वो देख लेना। अब ये बहुत ही रैंडम सा डिज़ाइन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं डिलीट करूँगा, टू डूज़ को डिलीट होते जा रहे हैं बिना पेज के रिलोड हुए, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, बिना पेज के रिलोड हुए यहाँ पर ये सब हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेज रिलोड बिल्कुल भी नहीं हो रहा है जब हम ये सारी प्रक्रिया कर रहे हैं। तो अब हमें चाहिए कि मैं यहाँ पर जो भी टू डू टाइटल लिखूँ और टू डू डिस्क्रिप्शन लिखूँ और ऐड टू डू करूँ, तो ये ऐड टू डू क्या करना चाहिए, ये ऐड टू डू यहाँ पर ऐड कर दे टू डू को बिना पेज के रिलोड करे, ठीक है। अभी तो यार मैं ऐड टू डू पे क्लिक कर रहा हूँ, पेज ही रिलोड हो जा रहा है, देख रहे हो आप। तो इन सब चीज़ों को कैसे हम लोग हैंडल करें, तो इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए एंगुलर में एक ng सबमिट होता है, ng सबमिट,
और ये ng सबमिट जो इवेंट होता है, इसको आप अगर हैंडल करते हैं तो आपको करते हैं ना जावास्क्रिप्ट, वैनिला जावास्क्रिप्ट में जब लिखते हैं e.prevent default, उससे पेज वगैरह लोड नहीं होगा सबमिट करने पर फॉर्म को, वो सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं, ऑटोमेटिकली एंगुलर हैंडल कर देता है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक ऑन सबमिट मेथड बनाऊँगा और ये ऑन सबमिट मेथड कॉल करूँगा, जो कि मैंने अभी बनाया नहीं है, मैं ऐड टू डू में बनाऊँगा। और ये जो ऑन सबमिट मैंने बनाया है ऐड टू डू में, वो क्या करेगा, ये मेरे टू डूज़ के अंदर बेसिकली ऐड करेगा एक और टू डू, ठीक है। तो मेरा टू डूज़ एरे में एक और टू डू ऐड करेगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ng मॉडल डायरेक्टिव का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पर जो इनपुट है मेरा, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा कुछ इस तरह से ng मॉडल इज इक्वल टू, ठीक है। अब आप लोग देखना ये क्या कर रहा हूँ, आप लोग कहोगे यार ये क्या लिख रहे हो, तो मुझे पता भी नहीं क्या है, तो मैं यहाँ पर टाइटल के साथ इसको इस तरह से बाइंड करूँगा और यहाँ पर सेम चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन के साथ करूँगा और मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, ठीक है। ये मत सोचना कि यार मैंने बताया नहीं, सब बताऊँगा, सब बताऊँगा एक एक चीज़। नेम इज़ इक्वल टू भी टाइटल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इनफैक्ट मैं आईडी नहीं, नेम इज़ इक्वल टू टाइटल लिख देता हूँ। आईडी मैं ना भी दूँ तो नहीं ना दूँ तो नहीं चलेगा, क्योंकि ऊपर जो है लेबल लगा हुआ है। नेम इज़ इक्वल टू DESC, और यार दे देते हैं आईडी भी दे देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है, इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं है। आईडी इज़ इक्वल टू टाइटल, ठीक है, और ng मॉडल इज़ इक्वल टू DESC। अब ये इस तरह से क्यों दिखा रहा है, ng मॉडल इज़ इक्वल टू, अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर, कांट बाइंड टू ng मॉडल सिंस इट इज़ अंडर नोन प्रॉपर्टी ऑफ इनपुट। ओके, तो हमें फॉर्म्स मॉड्यूल को यहाँ पर अपने टू डूज डॉट ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट ts के अंदर ऐड करना पड़ेगा। फॉर्म्स मॉड्यूल, एक मिनट, FORM फॉर्म्स मॉड्यूल, ठीक है, ये है फॉर्म्स मॉड्यूल। तो यहाँ पर देखो ये फॉर्म्स मॉड्यूल जो था वो मैंने इंपोर्ट भी कर लिया है और यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है अगर आप एंगुलर के फॉर्म्स यूज़ करना चाहते हो। और यहाँ पर देखो ng मॉडल वाला एरर तो चला गया। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रॉपर्टी टाइटल डज नॉट एग्जिस्ट ऑन ऐड टू डू कंपोनेंट। ओके, अब मैं बताता हूँ आपको ये हमने किया क्या है। ये जो टाइटल लिखा है और मैंने DESC लिखा है, ये दोनों वेरिएबल्स मुझे बनाने पड़ेंगे। कहाँ पर बनाने पड़ेंगे ये वेरिएबल्स, मुझे यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टाइटल, ठीक है, और टाइटल ऑफ टाइप लेट अस से हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग, ठीक है। और सिमिलरली मैं यहाँ पर करूँगा DESC ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो ये दो मैंने वेरिएबल्स बना लिए। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही ऑन सबमिट क्लिक किया जाएगा, जैसे ही कोई ऑन सबमिट को क्लिक करेगा, मैं क्या करूँगा, एक नया टू डू बनाऊँगा, ठीक है। कॉन्स टू डू इज़ इक्वल टू, और उसका सीरियल नंबर जो होगा वो लेट अस से सीरियल नंबर आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, मैं सीरियल नंबर हटा भी सकता हूँ, मैं अभी के लिए सिर्फ वेट कर देता हूँ उसका सीरियल नंबर। मैंने सीरियल नंबर इसलिए चुना था, मैंने सोचा था कि एक यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए हर टू डू के लिए, बट हम अगर इसको यूज़ नहीं भी करें अभी के लिए तो चलेगा, ठीक है। फिर टाइटल हम लोग डालेंगे दिस डॉट टाइटल, फिर इसके बाद DESC डालेंगे दिस डॉट DESC, फिर एक्टिव को हमेशा हम ट्रू ही रखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ऐड टू डू नाम का एक इवेंट एमिटर बनाएंगे, यहाँ से एक इवेंट को एमिट करेंगे। हम कहेंगे कि इस टू डू को ऐड कर दो, चिल्लाएंगे, ठीक है, यहाँ से इवेंट को एमिट करेंगे। तो मैं देखता हूँ इवेंट एमिटर कहाँ गया मेरा, इवेंट एमिटर मैंने कहाँ से इवेंट एमिट किया था, मैंने टू डूज आइटम से किया था क्या, हाँ यहीं से किया था। तो देखो मैं ये एग्जैक्टली कॉपी करूँगा इस चीज़ को, और ऐड टू डू से भी मैं यही काम करूँगा, मैं एक इवेंट एमिट करूँगा। मैं कहूँगा कि इवेंट कर दो एमिट, और यहाँ पर देखो ये मुझे आउटपुट जो है वो एंगुलर कोर से इंपोर्ट करना है। इवेंट एमिटर को भी मुझे एंगुलर कोर से इंपोर्ट करना है, ठीक है। सब कुछ मैंने कर लिया एंगुलर कोर से, और ये एक टू डू टाइप का ऑब्जेक्ट एमिट करेगा। तो क्विक फिक्स हमने यहाँ से टू डू को भी इंपोर्ट कर लिया, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। अब टू डू डिलीट नहीं, हमें यहाँ पर करना है टू डू ऐड, ठीक है, हम ऐड कर रहे हैं टू डू को। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली दिस डॉट टू डू ऐड डॉट एमिट, और मैं क्या करूँगा, इस टू डू को एमिट कर दूँगा, दैट्स इट, और हमारा टू डू जो है वो ऊपर पहुँच जाएगा। और मैं बेसिकली क्या करूँगा कि ये जो मेरा यहाँ पर मैं हैंडल कर रहा हूँ ना, ये मैं कहूँगा कि जैसे ही कोई कॉल करे ऐड टू डू को, तब आप क्या करें, आप एक तो आप उस टू डू को कंसोल लॉग कर दें, वो तो अच्छी बात है, हमेशा डीबगिंग के काम आएगा। और आप क्या करें कि उसको पुश कर दें, दिस डॉट टू डूज डॉट पुश टू डू, ठीक है, दैट्स इट। आप उस टू डू को पुश कर दें यहाँ पर, और आई थिंक दिस विल डू, एक्सेप्ट द फैक्ट कि मुझे यहाँ पर इस इवेंट को लिसन भी करना पड़ेगा। और मैं ना ये चीज़ एक बार और आपको समझाऊंगा, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं कहीं भी कुछ भी लिखे जा रहा हूँ तो मैं आपको समझाऊंगा, पूरा स्टार्टिंग से एक ऐप का पूरा वॉक थ्रू मिलेगा आपको बहुत जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टू डूज कंपोनेंट डॉट HTML जो है, यहाँ पर मैंने क्या किया, टू डू डिलीट में मैंने ये लिसन किया इवेंट, और यहाँ पर ऐप टू डू के अंदर हम क्या करेंगे कि
ऐड टू डू, ऐड को लिसन करेंगे, हम कहेंगे इज इक्वल टू और ऐड टू डू, ठीक है, ऐड टू डू, ठीक है, और टू डू नहीं, डॉलर इवेंट, ठीक है। तो हमें मिलेगा यहाँ पर टू डू, जो कि हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। हम देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है, या फिर मैं बोले जा रहा हूँ सिर्फ आई हैव टू रीड अबाउट पीसी पार्ट्स, ऐड टू डू, येस दिस वर्क्स, देख रहे हो, SDF आई हैव टू रीड अबाउट पीसी पार्ट्स, देख रहे हो आप लोग। और अगर मैंने इसको एक और बार ऐड किया, देखो एक और बार ऐड हो गया, मैं करता जाऊँगा ऐड, ये ऐड होते जा रहा है, फिर मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, देख रहे हो पेज भी रिलोड नहीं हो रहा है, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, करता जा रहा हूँ डिलीट, मैं करता जा रहा हूँ डिलीट होते जा रहे हैं एक एक करके, ठीक है। देख रहे हो आप लोग, समझ रहे हो कि ये कितनी अच्छी तरह से ऐप बन चुकी है हमारी। और योर टू डूज़ अगर खाली हैं तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले कराना चाहूँगा कि कोई भी टू डूज़ अभी यहाँ पर है नहीं, और उसके लिए हम ngif डायरेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो कहाँ गए हमारे योर टू डूज़ कहाँ गए। और हाँ, एक चीज़ और बताऊँ कि ना आप ना क्लोज ऑल कर लिया करो, कभी भी आपका दिमाग ख़राब हुआ कि यार इतने सारी फाइल्स खुली हुई हैं, मैं तो यही करता हूँ यार, मैं अपना बता रहा हूँ, सारी फाइल्स बंद कर देता हूँ और जो मुझे चाहिए स्टार्टिंग से फिर से खोलता हूँ, क्योंकि हम ना बार बार हर फाइल को खोल देते हैं और यहाँ पर जो है इतनी सारी फाइल्स खुल जाती हैं और फिर एट दी एंड हमें पता चलता है कि यार हमें वो फाइल्स की ज़रूरत थी भी कि नहीं थी, और यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स खुली रह जाती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखो कि जैसे ही और टू डूज़ लिख कर आए, अगर आपके टू डूज़ खाली हैं तो यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए कि नो टू डूज़ टू डिस्प्ले, तो वो हम करा रहे हैं कहाँ पर, वो हम यहाँ पर करा रहे हैं, ठीक है, योर टू डूज़। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इफ़ दिस डॉट टू डूज़ डॉट लेंथ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ngif, ठीक है, तो मैं ngif को यूज़ करूँगा। और अगर आपको ngif को यूज़ करना नहीं आता, जैसे कि मैं थोड़ा सिंटेक्स भूल रहा हूँ ngif का, तो मैं ngif को गूगल सर्च करूँगा, एंगुलर की डॉक्स में आऊँगा और यहाँ पर देखो ngif मुझे मिल गया है, ठीक है। तो अगर कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो आपको ये देखने को मिलेगा। अब मुझे यहाँ पर ये वाला एल्स ब्लॉक के साथ लिखना है, तो मैं यहाँ पर देखो क्या करूँगा, आप लोग देखते जाओ मैं कैसे कॉपी कर रहा हूँ एंगुलर की डॉक्स से बिना सिंटेक्स को याद रखे, और मैं यहाँ पर ngif डायरेक्टिव का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसे कॉपी किया मैंने, यहाँ पर पेस्ट करूँगा, मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, अभी यहाँ पर जस्ट इसके ऊपर पेस्ट करूँगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन ये है कि अगर मेरी दिस डॉट टू डूज़ डॉट लेंथ, ठीक है, अगर ये ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, इफ़ दिस डॉट टू डूज़ डॉट लेंथ ज़ीरो हो जाती है, तब मैं क्या करूँगा, तब मैं यहाँ पर लिखूँगा कि नो टू डूज़ टू डिस्प्ले, ठीक है। वरना मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रिपल इक्वल्स टू ज़ीरो, तब तो आप क्या करें कि नो टू डूज़ टू डिस्प्ले लिख दें, वरना आप क्या करेंगे एल्स ब्लॉक में जाएंगे, और एल्स ब्लॉक में क्या होगा, एल्स ब्लॉक में बेसिकली यही होगा जो कि मैं पहले दिखा रहा था। तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से सिंटेक्स लिखना होता है, और एल्स ब्लॉक के अंदर ये डिव में दिखा रहा हूँ। मैं राइट क्लिक करके ज़रा फॉर्मेट कर देता हूँ इस चीज़ को ताकि अच्छे से आपको दिखाई पड़े। तो देखो अगर कंडीशन हमारी ये ट्रू हो गई तो ये डिस्प्ले होगा, नो टू डूज़ टू डिस्प्ले, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये डिस्प्ले होगा ng टेम्पलेट के अंदर जो है, ठीक है। सो मैं इसको सेव करके आप लोग को दिखाता हूँ ये काम भी करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर डिलीट नो टू डूज़ टू डिस्प्ले, देख रहे हो कितना आसान है ngif को यूज़ करना। और इसी तरह के बहुत सारे डायरेक्टिव्स हैं एंगुलर में, आपको शायद ये काम करने के लिए 10-12 लाइन्स लिखनी पड़ जाती हैं जावास्क्रिप्ट की। आप इफ़ लगाते, फिर उसके बाद आप एल्स लगाते, फिर आप इनर HTML लिखते कि यार इसकी इनर HTML को ये कर दो। यहाँ पर एंगुलर क्या कहता है यार वेरिएबल्स को अपडेट करो और उन वेरिएबल्स को अपडेटेड पाओ UI में अपडेट करने की जिम्मेदारी एंगुलर की, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ बहुत सारे टू डूज़, डिलीट कर रहा हूँ टू डूज़, और यहाँ पर देखो नो टू डूज़ टू डिस्प्ले, ठीक है। और काफ़ी बढ़िया लग रही है हमारी टू डूज़ लिस्ट ऐप, एक्सेप्ट द फैक्ट कि अगर मैंने टू डूज़ को ऐड किया और मैंने इसको रिलोड किया तो सारे टू डूज़ चले गए और मुझे रैंडम से टू डूज़ मिल गए। और कोई भी ऐसी टू डूज़ लिस्ट ऐप को यूज़ नहीं करना चाहेगा जिसमें कि यार रैंडम से क्या बोलते हैं टू डूज़ आ जाएं और उनके जो अपने टू डूज़ हैं वो डिलीट हो जाएं, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। तो हमें सेव करना है लोकल स्टोरेज के अंदर इन सारे टू डूज़ को। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर टू डूज़ डॉट कंपोनेंट की TS फाइल के अंदर आऊँगा, और इसकी TS फाइल के अंदर मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि यार जो मेरे टू डूज़ हैं इनको क्या करो कि इन टू डूज़ को खाली कर दो, ठीक है। मैं कहूँगा इन टू डूज़ को खाली कर दो और यहाँ पर टू डूज़ को ये कर दो। अब अगर ऐसा कर दिया मैंने तो हर बार मेरे एम्प्टी टू डूज़ मुझे मिलेंगे ऑब्वियसली, और यहाँ पर नो टू डूज़ टू डिस्प्ले आएगा, और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, बट मैं रिलोड करूँगा तो ये वापस से चले जाएंगे। तो मुझे क्या करना है कि ऐड करने के बाद और डिलीट करने के बाद अपने टू डूज़ को सेफ रखना है, ठीक है। और कहाँ पर सेफ रखना है, लोकल स्टोरेज में। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और मैं कहूँगा टू डूज़, और मैं सेट कर दूँगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई दिस डॉट टू डूज़। तो मैंने क्या किया कि दिस डॉट टू डूज़ को सेव कर दिया यहाँ पर, ठीक है।
लोकल स्टोरेज में। यही काम मैं यहाँ पर करूँगा, लोकल स्टोरेज में सेव कर दूँगा। और मैंने यहाँ पर 2 लाइन्स क्यों ऐड करी, ठीक है, अभी सही है, ठीक है। टू डूज जब भी अपडेट हो रहे हैं मेरे, मैं लोकल स्टोरेज में उनको सेव कर ले रहा हूँ, ठीक है। और जब भी मेरी ऐप रिलोड हो रही है, यानी कि मेरी ऐप इनिशियलाइज हो रही है, यानी कि कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं एक इफ़ लगाऊंगा। मैं कहूँगा कि यार देखो, अगर सबसे पहले तो क्या करो कि लोकल आइटम नाम का मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और मैं गेट करूँगा टू डूज को। अब या तो ये नल होगा या नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ़ लोकल आइटम इज़ इक्वल टू नल। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये बेसिकली मुझसे कह रहा है कांट फाइंड नेम लोकल आइटम, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लोकल आइटम को एज अ स्ट्रिंग बना दूंगा और यहाँ पर दिस डॉट लोकल आइटम लिखूंगा मैं, दिस डॉट लोकल आइटम इज इक्वल टू ये। और इफ़ दिस डॉट लोकल आइटम इक्वल्स टू नल, तब हम लोग क्या करेंगे, तब ऑब्वियसली हम लोग दिस डॉट टू डूज को खाली कर देंगे। वरना हम लोग क्या करेंगे, वरना हम लोग सिंपली कहेंगे दिस डॉट टू डूज इज इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई नहीं सॉरी जेसन डॉट पार्स, क्योंकि हमें एक स्ट्रिंग को पार्स करना है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे टू डूज आइटम, ठीक है, टू डूज था, सॉरी टू डूज आइटम नहीं था, टू डूज था, ठीक है। तो दिस डॉट टू डूज को मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, मैं टू डू लिस्ट बाय कोड विद हरी यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं इसको रिलोड करूँगा और यहाँ पर सारा का सारा गायब क्यों हो गया। अब ऐसा करने पर मुझे कुछ एरर्स मिल रहे हैं और यहाँ पर लगता है जेसन जो है वो सही से पार्स नहीं हो पा रही है। ज़रा मैं देखता हूँ कि यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कंसोल डॉट लॉक किया जाए अगर दिस डॉट टू डूज को, तब यहाँ पर क्या आ रहा है, इनफैक्ट नॉट दिस डॉट टू डूज को। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे यहाँ पर जेसन डॉट पार्स करना है लोकल आइटम को, यार लोकल आइटम को पास करना है, नॉट लोकल आइटम को पास करना है, दिस डॉट लोकल आइटम को। आई थिंक दिस शुड बी गुड नाउ। हाँ, अब एरर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देखो मैंने डिलीट किया ये सब उड़ गए, रिलोड किया, यहाँ पर देखो कुछ नहीं है। अगर मैंने रीड अबाउट पीसी पार्ट्स नाम का के 2 आइडेंटिकल टू डूज रखे, अब मैं रिलोड करूँगा तब भी वो टू डूज मेरे साथ हैं। मैंने डिलीट करके फिर रिलोड किया तब भी वो टू डूज मेरे साथ हैं। ये टू डूज मेरे लोकल स्टोरेज में सेव हो गए हैं और यहाँ पर जब लोकल स्टोरेज में ये मेरे टू डूज सेव हो गए हैं तो मुझे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टू डूज सेव हो चुके हैं। और जब भी मैं इसको खोलूँगा लोकल स्टोरेज, ऑब्वियसली आप डेटा क्लियर कर देंगे अगर अपने ब्राउज़र का, तब सब उड़ जाएगा, बट लोकल स्टोरेज में मैंने सेव कर लिया टू डूज़। और ये टू डूज़ लिस्ट ऐप कोई भी यूज़ कर सकता है और काफ़ी मज़ा आएगा उसको यूज़ करने में, और इसको होस्ट भी किया जा सकता है बड़े आराम से, और मैं बताऊंगा कैसे इसको बड़े आराम से होस्ट किया जा सकता है। और यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, ऐड टू डू मैं कर रहा हूँ, टू डू ऐड होते जा रहे हैं और इसमें कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है, क्योंकि ये जो टू डूज़ हैं वो जा रहे हैं आपकी अपनी पीसी में, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आपकी अपनी पीसी में ये सारे टू डूज़ जा रहे हैं, आपके अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र मेमोरी में जा रहे हैं, तो कोई भी सर्वर पे ओवरहेड नहीं है, बट ऑब्वियसली आप इसको सर्वर पर भी स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा कि जब भी कोई टू डूज़ जो है वो मैं मार्क एज डन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक चेकबॉक्स चाहूँगा और मैं लिखूँगा मार्क एज डन। तो ये जो चेक मी आउट लिखा हुआ है ना, ये चेकबॉक्स यहाँ पर एक मुझे दिख रहा है, मैं इस चेकबॉक्स को यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पर मार्क एज डन लिखूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मेरा ये जो टू डू आइटम है, ठीक है, कहाँ गया HTML, ये रहा, बटन से पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा एक मार्क एज डन, ठीक है, चेक मी आउट को मार्क एज डन कर दूँगा, ठीक है, मार्क एज डन। और यहाँ पर मार्क एज डन में मैं क्या करूँगा, मार्क एज डन लिखने के बाद मैं उस टू डू को यहाँ पर जो है एक मेथड के साथ कॉल करूँगा। तो मैं कहूँगा कि जब भी इस पर कोई क्लिक करे तो मैं कहूँगा ऑन क्लिक आपको क्या करना है, ऑन क्लिक आपको एक मेथड कॉल करना है जो है ऑन चेकबॉक्स क्लिक, ठीक है, ऑन चेकबॉक्स क्लिक आपको एक मेथड कॉल करना है। और ऑन चेकबॉक्स क्लिक क्या करेगा, एक टू डू लेगा और क्या करेगा, उस टू डू को मार्क एज डन कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं मार्क एज डन करूँगा तो वो स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर करूँगा, मैं यहाँ पर इसकी जो क्लास है, यहाँ पर इसकी जो टू डू की क्लास है, मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कुछ इस तरह से। एक मैं जो इसकी क्लास है उसको एक जावास्क्रिप्ट एट्रीब्यूट दूंगा। तो मैं कहूँगा इसकी क्लास जो है वो कुछ भी मत करो, मैं यहाँ पर लिखूँगा स्ट्राइक इफ़ टू डू डॉट क्या कहते हैं, कंप्लीटेड था, एक्टिव टू डू डॉट एक्टिव, तो स्ट्राइक नो स्ट्राइक कर दो वरना स्ट्राइक कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि नो स्ट्राइक और स्ट्राइक नाम की क्लास जो है इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो
तो यहाँ पर देखो आप लोग कि जो क्लास है इसमें H5 में वो ऐड हो जाएगी स्ट्राइक और नो स्ट्राइक के हिसाब से, ठीक है। तो मैं ज़रा देखता हूँ यहाँ पर मैंने जो किया, ओके, तो ऑन चेकबॉक्स क्लिक नाम का फंक्शन हमको जो है वो बनाना है, ठीक है। काफ़ी रायता मैं फैला रहा हूँ, इन सब रायते को समेटूंगा आप लोग को सब कुछ समझाकर, बट आप लोग यहाँ पर देखो कि मैं एक मेथड जैसे ही यहाँ पर ऐड करूँगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐड करूँगा और टू डू लूँगा, आई थिंक एवरीथिंग विल बी गुड। तो यहाँ पर देखो कोई एरर नहीं आ रहा है अभी, और मार्क एज डन यहाँ पर लिख कर आ रहा है, और जैसे ही मैं इसको मार्क एज डन करूँगा, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, मार्क एज डन कर रहा हूँ। तो यार मैं इस तरह से क्लास को ऐड नहीं करूँगा, हमारे पास एक ng क्लास डायरेक्टिव होती है, मैं उसको इस्तेमाल करूँगा। तो मैं यहाँ पर जल्दी से लिखूँगा ng क्लास डायरेक्टिव इन एंगुलर, ठीक है। ng क्लास को मैं यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पर ng क्लास इज इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट दे दूँगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ इन्होंने कि ये सारी की सारी आप क्लासेस ऐड कर दें। तो यहाँ पर देखो हम इस तरह से ng क्लास डायरेक्टिव को यूज़ कर सकते हैं। और ये ng क्लास डायरेक्टिव क्या करती है मैं बताता हूँ। ये कह रही है कि अगर आपका टू डू डॉट एक्टिव ट्रू हो, ठीक है, तो जो स्ट्राइक है वो आप क्या करें, आप कर दें नॉट ऑफ टू डू डॉट एक्टिव। तो अगर आपका टू डू एक्टिव नहीं है तो स्ट्राइक क्लास आपकी लग जाएगी, यानी कि आपका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो लाइन थ्रू हो जाएगा। तो ज़रा मैं इस CSS को भी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि CSS वाली फाइल में आऊँगा और मैं एक डॉट स्ट्राइक लिखूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन और मैं लिखूँगा लाइन थ्रू। उससे क्या होगा कि एक स्ट्राइक आउट हो जाएगा मेरा टू डू, जो भी टू डू मेरा डन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि मैं जो भी टू डू ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर मार्क एज डन लिखा हुआ है। जैसे ही मैं इसको मार्क एज डन करूँ तो मैं चाहता हूँ कि स्ट्राइक थ्रू हो जाए, ठीक है। तो मुझे इस क्लिक को इवेंट हैंडल करना पड़ेगा, इस इवेंट को, ठीक है। और मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऑन क्लिक चेकबॉक्स जो है वो मेथड कॉल करना पड़ेगा, ऑन चेकबॉक्स क्लिक मेथड को कॉल करना पड़ेगा। और हम क्या करेंगे, जैसे ही चेकबॉक्स पे कोई क्लिक करेगा हम टॉगल करेंगे मार्क एज डन और मार्क एज अनडन। तो मैं एक काम करता हूँ, टॉगल डन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो डन है तो अनडन हो जाएगा, अनडन है तो डन हो जाएगा, कुछ ऐसा लॉजिक हम लोग लिख देंगे। ये चीज़ मैंने करी। और मैं क्या करूँगा अब यहाँ पर कि मैं टू डूज़ को चेंज करना चाहता हूँ। जैसे ही मेरा यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि कोई क्लिक करता है इस चेकबॉक्स पर, मैं टू डूज़ को चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि जो टू डू आइटम का मेरे पास जो TS फाइल है, जो टाइपस्क्रिप्ट फाइल है टू डूज़ आइटम का, मैं यहाँ पर लिखूँगा कि जो दिस डॉट, मैं यहाँ पर दिस डॉट टू डू चेकबॉक्स डॉट एमिट, मैं यही चीज़ करूँगा, मैं इवेंट एमिट करूँगा क्योंकि मुझे टू डूज़ को चेंज करना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पर एक इवेंट को एमिट करूँगा, टू डू चेकबॉक्स कर दूँगा, ठीक है। और जो डिलीट था उसकी जगह चेकबॉक्स बस मुझे करना है, चेकबॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टू डू चेकबॉक्स डॉट एमिट टू डू कर दिया। अब कोई भी क्लिक करेगा अगर, तो क्या होगा कि चेकबॉक्स टॉगल हो जाएगा, ठीक है। तो हम जाएंगे टू डूज डॉट कंपोनेंट डॉट TS में, और यहाँ पर जो काम मैंने किया था ऐड टू डू डिलीट टू डू के लिए, मैं वही काम करूँगा यहाँ पर अपने टॉगल टू डू मेथड के लिए, ठीक है। और टॉगल टू डू मेथड जो है वो मैं यहाँ पर मैंने किस नाम से इसको लिया था, ऑन चेकबॉक्स क्लिक टू डू चेकबॉक्स, ओके। तो ऑन चेकबॉक्स क्लिक रन होगा, टू डू चेकबॉक्स एमिट हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया। तो मैं यहाँ पर एक टॉगल टू डू लिख रहा हूँ और एक टू डू मुझे मिलेगा। बेसिकली मैं क्या करूँगा कि दिस डॉट टू डू डॉट, सबसे पहले मैं उसको लेकर आऊँगा, वो कहाँ पर है, तो मुझे ये दो लाइन्स कॉपी करनी पड़ेंगी दोबारा से। तो मैं ये करूँगा तो मुझे वो टू डू मिल जाएगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर दिस डॉट टू डूज डॉट, यहाँ पर स्प्लाइस इंडेक्स 1 हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर लिखूँगा दिस डॉट टू डूज की वो इंडेक्स जो है उसके अंदर जो एक्टिव है उसको कर दो नॉट ऑफ दिस डॉट टू डूज ऑफ, जो भी था उसका उल्टा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टू डूज जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई है। अब यहाँ पर कोई भी क्लिक करेगा टॉगल टू डू रन होना चाहिए, तो टू डूज डॉट कंपोनेंट डॉट TS। तो जब भी कोई यहाँ पर, मैं क्या करूँगा, ये इवेंट हैंडल करूँगा, टू डू नहीं, टू डू ऐड नहीं था, क्या था उस इवेंट का नाम, टू डू टॉगल था शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, देख लेता हूँ एक बार मैं जाकर। टू डू चेकबॉक्स था यार, टू डू चेकबॉक्स, ठीक है। और टू डू चेकबॉक्स इवेंट जब भी आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, टॉगल टू डू करेंगे विद डॉलर इवेंट, ठीक है। आई थिंक वी शुड बी गुड नाउ। और यहाँ पर हम जैसे ही टॉगल टू डू कर रहे हैं, टॉगल डन कर रहे हैं, तो कुछ हो नहीं रहा है यार, यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर क्या टू डू चेंज हो रहा है, पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे यहाँ पर इंस्पेक्ट करना पड़ेगा इसको, और यहाँ पर टॉगल टू डू मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ तक क्या मेरा
कंट्रोल आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं कंसोल डॉट लॉग टू डू कर लेता हूँ यहाँ पर, और एक चीज़ और करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग टू डू यहाँ पर भी कर लेता हूँ। तो एक बार पहले एक बार बाद में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसे करूँगा, तो यहाँ पर देखो कि ये ट्रू था एक्टिव, अभी भी एक्टिव ट्रू ही है, तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, ठीक है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद व्हाट आई एम डूइंग। तो बेसिकली मैं इसके एक्टिव को चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसके एक्टिव को कुछ करके चेंज करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दिस डॉट टू डू डॉट एमिट हमने किया, टू डू चेकबॉक्स डॉट एमिट टू डू, और यहाँ पर अब मेरी ts फाइल कहाँ गई, ts फाइल ये आ गई, दिस डॉट टू डूज, दिस डॉट टॉगल टू डू मैंने किया। ओके, सो मैं यहाँ पर लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम भी कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ये इवेंट लिसन करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये एमिट किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जो ऐप टू डू आइटम है वो इसको एमिट कर रहा है, तो मुझे यहाँ पर इस तरह से डालना चाहिए। देख रहे हो आप लोग, टू डू आइटम एमिट कर रहा है ना इसको, तो मुझे यहाँ पर डालना चाहिए टू डू आइटम के अंदर, ना कि वहाँ पर। और अब ये काम करेगा, आई हैव सम होप्स, हाँ ये काम कर रहा है। तो ये देखो टॉगल टू डू मैं कर रहा हूँ, तो ये देखो इस तरह से मैं टॉगल डन कर सकता हूँ। अगर मुझे कभी भी टॉगल करना है इसको मैं टॉगल कर सकता हूँ। रिलोड करूँगा तो ये देखो जो मैंने किया था वो रह गया है। यहाँ पर एक चीज़ नहीं हो रही है, यहाँ पर समझो क्या, कि जैसे मैं टॉगल डन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर जो चेकबॉक्स है अगर ये डन है तो ये टिक होना चाहिए, वरना टिक नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ भी हम लोग कर देते हैं यहाँ पर। और टॉगल डन जो है यहाँ पर हम लोग टॉगल डन ना करके हम सिर्फ डन कर देते हैं। अगर डन है, अगर वो एक्टिव नहीं है तो डन होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो उसकी चेक्ड वैल्यू है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, चेक्ड इज़ इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा दिस, मैं लिखूँगा टू डू डॉट एक्टिव, ठीक है। अगर मैं ये करता हूँ तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो ये देखो यहाँ पर टू डू डॉट एक्टिव, मुझे उल्टा करना है, नॉट ऑफ टू डू डॉट एक्टिव, क्योंकि अगर एक्टिव है तो डन नहीं है, और अगर डन नहीं है तो एक्टिव है, ठीक है। तो हाँ देखो अभी यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, डन डन डन। अगर मैंने इसको हटाया तो ये ऐसे हो गया, फिर मैंने यहाँ पर डन कर दिया, डिलीट कर दिया तो उड़ गया। देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर देख रहे हो। अच्छा, यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी है कि मैं कहीं पर भी क्लिक कर रहा हूँ तो कोई दूसरा चेकबॉक्स चेक हो जा रहा है। तो ये देख लेते हैं ये क्या दिक्कत है। तो फॉर इज़ इक्वल टू, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर टू डू डॉट टाइटल कर देता हूँ, या फिर मैं एक काम करूँगा कि अगर मुझे किसी तरह मेरे फॉर लूप की इंडेक्स मिल जाए एंगुलर में तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं एक सर्च करूँगा, हाउ टू गेट ng फॉर इंडेक्स, ठीक है। तो ng फॉर की इंडेक्स कैसे प्राप्त करते हैं एंगुलर में, कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो पे शायद मिल जाए। एंगुलर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में क्या मिलेगा, attr डॉट डेटा इंडेक्स इक्वल्स टू आई, एक मिनट, लेट आई इज इक्वल टू इंडेक्स, attr डॉट डेटा इंडेक्स इज इक्वल टू आई। इस तरह से कह रहे हैं ये इंडेक्स आपको मिल सकती है। और कोई मुझे अच्छा तरीका चाहिए, इंडेक्स एज आई, मुझे यहाँ पर इंडेक्स एज आई यहाँ पर लिखना है। तो शायद यहाँ पर इंडेक्स एज आई अगर मैं लिखूँगा तो मेरा काम हो जाए ng फॉर में। कहाँ गया मेरा ng फॉर, कहाँ गया ng फॉर, मुझे दिख क्यों नहीं रहा है। अच्छा, टू डूज में होगा ना, ये रहा ng फॉर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इंडेक्स एज आई, और मैं यहाँ पर इंडेक्स एज आई लिखने के बाद कुछ इस तरह से ng फॉर में ऐप टू डू आइटम जो है उसमें मैं क्या करूँगा, इंडेक्स भी जो है वो पास कर दूंगा, यानी आई को भी पास कर दूंगा। तो मैं टू डू इज़ इक्वल टू डू कर दूंगा, और आई इज़ इक्वल टू आई कर दूंगा, ठीक है। एक और मैं यहाँ पर इनपुट भेज देता हूँ, और इस इनपुट को वहाँ से मैं एक्सेप्ट कर लूँगा यहाँ पर इसके ts फाइल से। जिस तरह से मैंने इसको एक्सेप्ट किया टू डू को, मैं उसी तरह आई को एज अ नंबर एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। और आई को मैं एज अ नंबर एक्सेप्ट करूँगा टू डू आइटम कंपोनेंट में। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिख दूंगा प्लस, या फिर ऐसे लिख दूंगा मैं इसको आई, ठीक है। आई थिंक दिस शुड डू द ट्रिक। देखता हूँ यहाँ पर यार मैं जो कर रहा हूँ वो सेंस भी बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो देखो यहाँ पर 0 आ गया, फिर इसके बाद अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो यहाँ पर देखो 1 आ गया। तो ये सारे के सारे जो मेरे चेक बॉक्सेस वगैरह हैं, इनकी जो यहाँ पर देख रहे हो आप लोग क्लास है, सॉरी आईडी है, वो यूनिक हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल चेक 1 ये, तो मैं इसको टू डू कर देता हूँ, एग्जाम्पल चेक 1 को चेंज ऑल अकरेंसेस, इसकी आईडी को टू डू 0 टू डू 1 टू डू 3 ऐसे दे देता हूँ, और ये प्रॉब्लम नहीं आएगी जो आ रही थी। तो यहाँ पर अब बिल्कुल सही हो गया है सिस्टम हमारा, एकदम हिसाब किताब क्लियर है। डिलीट करूँगा डिलीट हो जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं इसको डन कर दूँगा स्ट्राइक हो जाएगा। फिर मैं इसको वापस से हटाऊँगा, चेक बॉक्स को अनचेक करूँगा, तो यहाँ पर देखो ये स्ट्राइक थ्रू हो रहा है। उसके बाद
मैं वापस से कर रहा हूँ तो ये स्ट्राइक थ्रू हट जा रहा है। बाय द वे एक चीज़ और यहाँ पर मैं देखना चाहूँगा, और वो है कि SDF लिखा हुआ है ना, इस पर भी स्ट्राइक थ्रू होगा तो अच्छा लगेगा। तो क्या करेंगे कि हम लोग आएंगे यहाँ पर, और जहाँ पर हम अपने इस टू डूज़ आइटम को डिस्प्ले कर रहे हैं, टू डूज़ आइटम पर मैंने डबल क्लिक किया है और यहाँ पर मैंने चेक्ड इज इक्वल टू डू डिटेक्टिव किया है। इनफैक्ट NG क्लासेस मैंने ऐड करी थी, तो चेक की बात नहीं है, NG क्लास मैंने ऐड किया था कहीं पर, कहाँ किया था, हाँ ये किया था H5 पे किया था। तो जिस तरह से ये NG क्लास मैंने H5 पर ऐड किया है, उसी तरह से NG क्लास में इस पैराग्राफ पर भी ऐड करूँगा। और मैं इसको स्ट्राइक थ्रू देखना चाहूँगा अगर मेरा जो टू डू है वो यहाँ पर इस तरह से है। तो यहाँ पर देखो रीड अबाउट PC पार्ट्स, और मैंने यहाँ पर लिखा है हैव टू रीड अबाउट PC पार्ट्स, इसको मैंने डन कर दिया तो ये स्ट्राइक थ्रू हो गया। तो स्ट्राइक थ्रू और डिलीट में डिफरेंस ये है कि अगर आप किसी भी टू डू को मार्क एज डन करना चाहते हो बट डिलीट नहीं करना चाहते एट द सेम टाइम, तो आप जो है उसको यहाँ पर डन पे क्लिक करके स्ट्राइक थ्रू करवा सकते हो। और डिलीट करोगे तो वो उड़ जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर दूँ ये उड़ जाएगा। अब मैं यहाँ पर रिलोड कर रहा हूँ, उसके बाद भी यहाँ पर सब कुछ रिटेन हो रहा है। अच्छा, अगर मैं अपने ब्राउज़र को बंद करके भी आपको खोल के दिखाऊँ, ये देखो मैंने ब्राउज़र बंद किया और यहाँ पर जो है मैं ब्राउज़र को आप लोग को खोल के दिखाता हूँ दोबारा से। और देखो आप लोग, जब मैं लोकल host:4200 में आऊँगा तो मेरे जो टू डूज़ हैं वो वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने ब्राउज़र विंडो क्लोज कर दी तो आपके टू डूज़ उड़ गए, और ऐसा भी नहीं है कि किसी दूसरे इंसान ने अपने कंप्यूटर में आपके टू डूज़ देख लिए। ये लोकल स्टोरेज में, यानी कि आपके कंप्यूटर की स्टोरेज में सेव हो रहे हैं, यहीं पर परसिस्ट कर रहे हैं ये सारे के सारे टू डूज़, और आप इसमें और टू डूज़ भी ऐड कर सकते हो। तो ये थी हमारी टू डूज़ लिस्ट ऐप। एक बार और एक्सप्लेन करना चाहूँगा टू डूज़ लिस्ट ऐप को, और मैं यहाँ पर ना एंगुलर में आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ ये चीज़ आप बहुत बार किया करो, क्लोज ऑल बहुत बार किया करो, क्योंकि यार बार बार आप अलग अलग कंपोनेंट्स में इस तरह से जाते रहते हो तो बहुत सारी फाइल्स खुलती जाती हैं। ये एक बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन थी टू डूज़ लिस्ट, बट मैं आप लोग को बताता हूँ, जब आप बड़ी एप्लीकेशन बना रहे होते हो तो आप एक कंपोनेंट को एट अ टाइम बिल्ड करते हो, तो उसी कंपोनेंट की फाइल्स मोस्टली खुली रहती हैं, और उसके बाद आप दूसरे कंपोनेंट में भी जाते रहते हो। बट अगैन एक कंपोनेंट अगर आप लोग बिल्ड कर रहे हो तो वहीं पर आप लोग इस तरह से बिल्ड कर सकते हो कि एक दूसरा बंदा जो है एक कंपोनेंट बिल्ड कर रहा है, आप दूसरा कंपोनेंट बिल्ड कर रहे हो। अभी एक बार और ज़रा शुरू से देखेंगे इस एंगुलर एप्लीकेशन को। मैं index.html को खोलना चाहूँगा और आप लोग को बताऊँगा कि होता क्या है कि एंगुलर इस पेज को लोड करती है, लेकिन जब इस पेज को लोड किया जाता है तो यहाँ पर आता है ये जैसे इसको ऐप रूट दिखता है, ये कहता है ऐप रूट कौन से कंपोनेंट को करस्पॉन्ड कर रहा है, और वो है ऐप कंपोनेंट। तो ऐप कंपोनेंट डॉट HTML को ये खोलेगा और ऐप कंपोनेंट डॉट HTML के कंटेंट को कॉपी करेगा और यहाँ पर ले आएगा, ठीक है। अब ऐप कंपोनेंट डॉट HTML को रिजॉल्व करना है। ऐप कंपोनेंट डॉट HTML के अंदर ही यहाँ पर देखो एक और कंपोनेंट है जो है ऐप टू डूज़, ठीक है। अब इसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो ये जाएगा ऐप टू डूज़ में। ऐप टू डू कौन सा कंपोनेंट है, टू डूज़ नाम से मेरा एक कंपोनेंट है। ऐप जो है बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रीफिक्स लगा देता है हर कंपोनेंट से पहले, और यहाँ पर ये टू डूज़ वाली ऐप में जाएगा, यहाँ की HTML लेकर आएगा, ये सारे के सारे डायरेक्टिव्स को रिजॉल्व करेगा। ये HTML नहीं है, ये एंगुलर के डायरेक्टिव्स हैं जो कि रिजॉल्व हो जाएंगे बाद में। एंगुलर ये काम इंटरनली करेगा, और उसके बाद यहाँ पर देखो ये सारे के सारे रिजोल्यूशंस के बाद फाइनली ऐप टू डू आइटम यहाँ पर रखा जा रहा है, और उसी के साथ साथ ऐप ऐड टू डू भी रखा जा रहा है। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो रिजॉल्व होंगे, यानी कि ऐप ऐड टू डू जो है वो यहाँ से आएगा, और उसके बाद टू डू आइटम यहाँ से आएगा। और हमने इंडिविजुअली जो है इन कंपोनेंट्स में डेवलपमेंट किया हुआ है। हमने एक चीज़ जो कि शायद आप लोग को ट्रिकी लगेगी, देखो .spec.ts फाइल को तो अभी के लिए इग्नोर कर दो, .ts फाइल के अंदर आओ। और एक चीज़ जो आप लोग को थोड़ी सी ट्रिकी सी लग रही होगी वो ये है कि हमने इवेंट को एमिट किया, तो बेसिकली हम यहाँ पर जो टू डूज़ को चेंज कर नहीं सकते थे, क्योंकि टू डूज़ था हमारे पेरेंट कंपोनेंट में जो था todo's.component.ts। तो यहाँ पर थे मेरे टू डूज़, यहाँ पर टू डूज़ थे मेरे, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरे टू डूज़ थे। दिस डॉट टू डूज़ इज इक्वल टू ब्लैंक मैंने किया हुआ है। तो मैं यहाँ के वेरिएबल को यहाँ से तो चेंज कर नहीं सकता, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं चिल्ला सकता हूँ यहाँ से। जैसे मान लो कि आप अपने रूम में हैं और किचन में दूध उबल गया और आपको पता है कि दूध रखा हुआ है, तो आप यहाँ से गैस बंद तो कर नहीं सकते। किचन में जाकर आप एक चीज़ कर सकते हो, आप चिल्ला सकते हो कि मम्मी गैस बंद कर दो, या पापा गैस बंद कर दो, जो भी है वहाँ पर किचन के पास जा सकता है, अवेलेबल है। तो यहाँ से भी हम लोग चिल्लाते हैं, और चिल्लाना को जावास्क्रिप्ट में इवेंट एमिशन कहते हैं, हम इवेंट एमिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने टू डू ऐड नाम का एक इवेंट एमिट किया और उसके साथ हमने टू डू को भेजा। तो क्या होगा कि जब भी हमें कोई टू डू ऐड करना है तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम लोग एमिट करते हैं यहाँ से एक इवेंट, और उसको हम यहाँ से कैच कर लेते हैं, यहाँ से फेंकते हैं ऑब्जेक्ट को और पेरेंट से कैच कर लेते हैं, और यहाँ पर हमने उसको हैंडल कर लिया ऐड टू डू को। और उसके बाद हमने सिंपली कह दिया, जहाँ पर भी हमने कह रखा था कि हम इस कंपोनेंट को यूज़ करेंगे, यानी कि ऐड टू डू को यूज़ करेंगे, और वो हमने टू डूज़ में कह रखा था, यहाँ पर हमने कह दिया कि भाई देखो जब भी ऐड टू डू ऐड नाम का एक इवेंट फायर हो तो ये कर दो,
और ये कहाँ पर कर दोगे आप, यहीं की टाइपस्क्रिप्ट फाइल में यहाँ पर आप लोग कर दोगे और दिस डॉट टू डूज़ को चेंज कर दोगे, क्योंकि दिस डॉट टू डूज़ यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये चीज़ आप लोग को समझनी होगी, और मुझे पता है थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है स्टार्टिंग में, बट आप कैसे समझोगे, इस वीडियो को बार बार देखकर, इस वीडियो को बार बार समझकर, मैं किस पॉइंट पर क्या बोल रहा हूँ ये चीज़ बार बार सुनकर कुछ चीज़ें खुद से रियलाइज़ करके। लोकल स्टोरेज जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो इसमें आप लोग को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और ये टू डूज़ लिस्ट ऐप जो है आप फाइनली होस्ट भी कर सकते हो। मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे होस्ट करना है इस ऐप को बिना एंगुलर की सहायता से। एंगुलर उसको इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी बंदे को जिसको ये ऐप चलानी है, मैं बताऊंगा कैसे बिल्ड करते हैं। बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, एक चीज़ और मुझे आप लोग को सिखानी है कि जो नेविगेशन बार है, अगर आप इसमें राउटिंग चाहते हो, यानी कि अगर आप चाहते हो स्लैश यहाँ पर कोई दूसरा यूआरएल आ जाए, यहाँ पर कोई दूसरा यूआरएल आ जाए बिना पेज को रिलोड किए, वो कैसे करते हैं, क्योंकि वो एंगुलर का मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कोर फीचर है। और यहाँ पर कोर फीचर्स हमने अभी भी यूज़ किया है, ऐसा नहीं है कि हमने सिंपल जावास्क्रिप्ट लगाई है, हमने एंगुलर के डायरेक्टिव्स काफ़ी चीज़ें यूज़ की है। बट यहाँ पर हम एक और इंपॉर्टेंट फीचर मैं कहूँगा एंगुलर का यूज़ करेंगे। राइट क्लिक करके क्लोज ऑल करूँगा और मैं खोलूँगा todos.component.html को। यहाँ पर मैंने ऐप ऐड टू डू लगाया हुआ है और यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है ऐप टू डू आइटम। अच्छा, एक चीज़ करना चाहूँगा कि ये जो app.component.html है, ये जो चीज़ मैंने लिखी हुई है, ये मैं ऐप टू डू में मूव करूँगा। यहाँ पर सिर्फ मैं ऐप टू डूज रखना चाहूँगा। ये जो div क्लास इज इक्वल टू कंटेनर है, वो मैं यहीं पर रखना चाहूँगा। और बात वही है, मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मूव करके इस चीज़ को यहाँ लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो 2 div और यहाँ पर ये, ठीक है। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर मैं राउटिंग मॉड्यूल का यूज़ करना चाहूँगा और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्यों मैंने इसको चेंज किया। आपको खुद ही पता चल जाएगा क्यों चेंज किया। मैं यहाँ पर सिर्फ एक कंपोनेंट डिस्प्ले करना चाहता हूँ, और अगर कोई बंदा अबाउट पे क्लिक करेगा तो वो कंपोनेंट कोई दूसरा होगा, ठीक है। तो हमने राउटिंग मॉड्यूल जो है ऑलरेडी हमने बोल रखा है, एंगुलर को हम यूज़ करेंगे राउटिंग को। लगता है मैंने यहाँ पर कोई दिक्कत कर दी है, अनएक्सपेक्टेड क्लोजिंग टैग डिव लिख कर आ रहा है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, राइट क्लिक, मैं क्या करूँ यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। आई थिंक 2 डिव्स यहाँ पर आ गए हैं जबकि एक डिव आना चाहिए था, ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक डिव तो यहाँ का क्लोजिंग टैग है और दूसरा डिव यहाँ पर क्यों आ रहा है। लगता है कोई ऑटोमेटिकली डिव तो ऐड नहीं कर दिया एंगुलर ने, मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है। ओके, सो एक प्रॉब्लम थी यहाँ पर, एक डिव टैग मुझे यहाँ पर क्लोजिंग ऐड करना है क्योंकि नैवबार जो है वो एक डिव के अंदर है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे देखनी थी, कोई बात नहीं, ठीक है। और इनफैक्ट मैं इस डिव को हटा भी देता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, दैट सिंपल HTML, ठीक है। कोई ज़्यादा फैंसी काम नहीं किया मैंने यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अब राउटिंग मॉड्यूल को यूज़ करूँगा और उसके लिए फाइल है हमारी ऐप राउटिंग मॉड्यूल.ts। अगर आप लोग सिंटेक्स याद करने वालों में से नहीं है, यानी कि आप मेरी तरह हैं, तो आप क्या करें, एंगुलर राउटिंग इस तरह से सर्च करें और यहाँ पर देखो एंगुलर का राउटिंग वाला पेज खुल जाएगा, इन ऐप नेविगेशन राउटिंग टू द व्यूज़। थोड़ा नीचे आना, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको कैसे यूज़ करते हैं। हमें बेसिकली ये राउट्स को जो है अपडेट करना है और इसमें कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट्स डालने हैं, ठीक है। तो जो हमारा राउट्स है मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और राउट्स को चेंज कर दूँगा, कुछ ऐसे कर दूँगा, ठीक है। तो ये कह रहा है फर्स्ट कंपोनेंट जो है अगर आप दिखाना चाहते हो राउट्स में तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर स्लैश की जगह पर जो अपना ऐप कंपोनेंट है वो यूज़ करना चाहता हूँ। इनफैक्ट टू डू कंपोनेंट यूज़ करना चाहता हूँ, टू डू कंपोनेंट। और अगर कोई भी बंदा स्लैश अबाउट करे तो मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ लेट अस से अबाउट कंपोनेंट, ठीक है। अबाउट कंपोनेंट यूज़ करना चाहता हूँ और मैंने अबाउट कंपोनेंट जो है वो जनरेट नहीं किया है, तो मैं जनरेट भी कर लेता हूँ अबाउट कंपोनेंट। ng जनरेट कंपोनेंट माई कंपोनेंट्स और स्लैश अबाउट, ठीक है। एक अबाउट कंपोनेंट मैं यहाँ पर जनरेट करना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अबाउट कंपोनेंट मेरा जनरेट हो चुका है और यहाँ पर देखो अबाउट कंपोनेंट ये आ गया। इसकी TS फाइल खोलूँगा तो ये देखो अबाउट कंपोनेंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर कोई फिक्स में जाकर ऐसे कर दूंगा कि अबाउट कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लो। आप इसको मैनुअली भी टाइप कर सकते हो ये चीज़ को, अगर आपका ऑटोमेटिकली रिजॉल्व नहीं हो रहा है। कभी हो जाता है ऑटोमेटिकली रिजॉल्व, यहाँ पर मुझे मिल जाता है ऑप्शन, कभी नहीं मिलता है। तो हमने यहाँ पर राउट्स तो डाल दिए। हम कह रहे हैं स्लैश जब हम यानी कि रूट में हो वेबसाइट की तब तो टू डूज कंपोनेंट शो करो, जब स्लैश अबाउट में हो तो अबाउट कंपोनेंट शो करो। लेकिन कहाँ शो करो अबाउट कंपोनेंट, कहाँ शो करो ये टू डूज कंपोनेंट, राउटर आउटलेट में। मैं आप लोग को बताता हूँ कहाँ पर आप लोग को राउटर आउटलेट को लगाना है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा अभी कि जो मेरा app.component.html है, मैं कहूँगा कि यहाँ पर राउटर से कंट्रोल करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर राउटर आउटलेट लगा दूँगा। मैं आप लोग को दिखाता हूँ राउटर आउटलेट, ठीक है। राउटर आउटलेट मैंने यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर ये कंपोनेंट चेंज होते जाएंगे जैसे जैसे आपके रूट चेंज होते जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो
मैंने यहाँ पर राउटर आउटलेट लगा दिया है, और जैसे ही कोई भी स्लैश में जाएगा तो यहाँ पर ये कंपोनेंट रहेगा और वरना अबाउट कंपोनेंट रहेगा, ठीक है। और अबाउट कंपोनेंट में कुछ भी नहीं है, अबाउट वर्क्स करके सिर्फ लिख कर आएगा। लेट मी सी, कोई एरर तो नहीं है, नहीं कोई एरर नहीं है। और यहाँ पर मैं रिलोड करूँगा इसको, और ये तो पूरा ही गड़बड़ा गया मेरा सिस्टम। लेट मी सी व्हाट द प्रॉब्लम इज़। लगता है मैंने कोई गड़बड़ करी है, और ये कह रहा है स्लैश पाथ कैन नॉट स्टार्ट विद स्लैश। ओके, सो पाथ कैन नॉट स्टार्ट विद स्लैश, आपको सिंपली पाथ लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, स्लैश नहीं लिखना है आपको, ठीक है। अब देखो, अब सही हो गया सब कुछ। अब मैं अगर स्लैश अबाउट पे जाता हूँ और एंटर मारता हूँ तो ये देखो यहाँ पर अबाउट कंपोनेंट आ रहा है, विच इज़ ग्रेट। बट मैं देखना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो पेज रिलोड होगा कि नहीं होगा, और उसके लिए मुझे अपने नेविगेशन बार को चेंज करना पड़ेगा। मेरा नेविगेशन बार यहाँ पर है, मैं ज़रा जगह बना लेता हूँ थोड़ी सी, आप लोग को भी दिखे। तो यहाँ पर देखो कि हमने एक होम लगाया हुआ है और href इज इक्वल टू होम लगाया हुआ है, ठीक है। तो मैं href इज इक्वल टू स्लैश कर रहा हूँ यहाँ पर, और हम यहाँ पर जब भी एंगुलर की राउटिंग यूज़ करते हैं तो हम href यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं राउटर पाथ समथिंग, राउटर लिंक, ठीक है, राउटर लिंक यूज़ करते हैं। अब ये चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं जब आप मल्टीपल फ्रेमवर्क्स के साथ काम करते हो, तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग डॉक्यूमेंटेशन पर बार बार आए। हाँ, अगर आप लोग 10 साल से सिर्फ एंगुलर कर रहे हो या इवन 1 साल से भी एंगुलर कर रहे हो तो हाँ, ये सब चीज़ें याद रह जाती हैं। बट अगर आप मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मल्टीपल फ्रेमवर्क्स वहाँ पर जाते हो तो आप लोग जो है थोड़ा सा भूलोगे, और दैट इज़ नॉर्मल। और उसके लिए मैं यहाँ पर आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग डॉक्यूमेंटेशन के सही पेजेस को जाने कि कौन से पेज कहाँ पर है। जैसे मैंने एंगुलर राउटिंग लिखकर इस पेज तक आ गया, ऐसे मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। मुझे ng4 डायरेक्टिव यूज़ करना है तो मैंने ng4 लिख दिया, सिर्फ ng4 लिखना है, ज़्यादा लिखना ही नहीं है। ng4 डायरेक्टिव इन एंगुलर, तो यहाँ पर देखो ng4 ऑफ हो गया, ng4 डायरेक्टिव लिखता हूँ, और यहाँ पर देखो ng4 डायरेक्टिव इन एंगुलर। ये तो डिजिटल का पेज है, मुझे एंगुलर की डॉक्स में जाना है, और यहाँ पर देखो ng4 ऑफ, और यहाँ पर देखो ng4। तो देखो आप लोग को अगर ng4 यूज़ करना है तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, नीचे ngif भी बता रखा है, सब कुछ बता रखा है यार इन लोगों ने। आप लोग को सैम्पल कोड बेसिकली मिल जाएगा यहाँ से, देखो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है सैम्पल कोड, और यार मज़े करो, इसको यूज़ करो। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारा राउटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जो लिंक था ना, उसकी जगह पर मैं अबाउट लिखना चाहूँगा, और बाकी के नीचे के जो LIs है ना वो मैं हटा दूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं वो। मैं ये LI हटाऊंगा, मैं ये LI भी हटा दूंगा, मुझे कोई डिसेबल्ड LI नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 ये चाहिए, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैं करूँगा, यहाँ पर टू डूज़ लिस्ट के होम पे जाऊँगा और अबाउट में जाऊँगा तो देखो पेज रिलोड नहीं हुआ। मैं होम पर जाऊँगा तो भी पेज रिलोड नहीं हुआ। हाँ, मैं टू डूज़ लिस्ट पर अगर क्लिक करूँगा तो पेज रिलोड पता नहीं क्यों हो रहा है। मैं देखता हूँ क्या इसका राउटर लिंक सेट है, नहीं इसका राउटर लिंक सेट नहीं है, तो मुझे इसका राउटर लिंक सेट करना पड़ेगा। तो मैं इसका राउटर लिंक सेट करूँगा इस तरह से, और अब जो है पेज रिलोड बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो मैंने होम पर गया, मैं अबाउट में गया, पेज रिलोड नहीं हुआ। मैं टू डूज़ लिस्ट में गया, यहाँ पर पेज रिलोड नहीं हुआ। अबाउट में गया, नहीं हुआ। होम में गया, नहीं हुआ। अबाउट, होम, देख रहे हो आप लोग, बिल्कुल पेज रिलोड नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो पेज रिलोड नहीं हो रहा है मेरा। तो यही एंगुलर की पावर है, और मेरे हिसाब से दिस इज़ प्रीटी मच इट फॉर दिस टू डूज़ लिस्ट ऐप। आई होप आपको पसंद आई। मैं ये टू डूज़ डिलीट करूँगा, रिलोड करूँगा, कुछ भी नहीं हुआ। मैं यहाँ पर देखो ऐड टू डू कर दूंगा, और अबाउट में अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत कंटेंट ऐड कर सकते हैं। getbootstrap.com पर जाएं, और वर्जन को चेंज करना मत भूलना यार, वर्जन 4.6 कर लेना, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप 4.6 यूज़ कर रहे हैं। बूटस्ट्रैप 5 भी यूज़ कर सकते हो आप एंगुलर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ पैराग्राफ वगैरह ऐड करेंगे। तो देखो जम्बोट्रॉन, लेटेस्ट से मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, फॉर सम रीज़न मैं ये ऐड करना चाहता हूँ। मैं आऊँगा यहाँ पर अपने अबाउट में, about.component, सेव करूँगा इसको। तो यहाँ पर देखो जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूँगा, अबाउट पे क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा, होम पर क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा, अबाउट। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा मतलब स्पेसिंग दे के रखना चाहता हूँ तो div डॉट कंटेनर लग दूँगा, ठीक है, इस तरह से सेव करूँगा इसको, ठीक है। और यहाँ पर देखो अभी सही हो गया, देखो ठीक है। ऊपर से मार्जिन पैडिंग देना चाहते हो तो लगा लेना क्लास यार, वो तो बूटस्ट्रैप वाली चीज़ आ गई। मेरा बूटस्ट्रैप का ट्यूटोरियल देख लेना यार, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो my3 लगा लो। my3 लगा कर ऊपर से देखो इसने स्पेस मेंटेन कर ली, और यहाँ पर आप टेक्स्ट वगैरह चेंज कर लो। यहाँ पर लिख लो अबाउट दिस ऐप, ठीक है, इनफैक्ट अबाउट दिस एंगुलर ऐप लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो अबाउट दिस एंगुलर ऐप मैंने लिखा, तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो कंटेंट को, और अलग अलग तरह के आप लोग पेजेस विजिट कर सकते हो, अबाउट, होम, और इस तरह से आप लोग और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स के लिए राउटर लगा सकते हो। और आपकी ऐप जो है एकदम मक्खन की तरह होगी, आपकी जो वेबसाइट है वो मक्खन की तरह बन जाएगी, और बहुत अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस देगी लोगों को। जब पेज रिलोड नहीं होता है तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है किसी भी वेबसाइट को यूज़ करने का, और वो एक्सपीरियंस आप लोग प्रोवाइड करा सकते हो अपने यूज़र्स को यूजिंग एंगुलर। अब एक और बात जिस पर मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ वो है इस एप्लीकेशन को प्रोडक्शन में डिप्लॉय
डिप्लॉय करना। अब ये चीज़ आप कैसे करोगे? तो यहाँ पर देखो मैंने टर्मिनल खोल लिया है अपना, और ये जो बेसिकली एप्लीकेशन है ये अभी एंगुलर की सहायता से चल रही है। मैं ng सर्व लिखकर यहाँ पर एक सर्वर यूज़ कर रहा हूँ जो कि इस एंगुलर ऐप को सर्व कर रहा है। अगर मैं इसको फाइनलाइज करना चाहता हूँ, मान लो कि आज की तारीख में ये ऐप मैंने जितनी भी बनाई मैं यूज़ करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार ये ऐप फिनिश हो चुकी है, अब मुझे इसको डिप्लॉय करना है प्रोडक्शन में। मैं यहाँ पर लिखूँगा ng build --prod, ठीक है। तो ng build --prod कमांड क्या करेगा कि इस एंगुलर एप्लीकेशन को प्रोडक्शन के लिए बिल्ड कर देगा। अब ये थोड़ा सा टाइम लेती है प्रक्रिया। मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ कि ये जो CWS टू डू लिस्ट वाली हमारी वेबसाइट है, इसके अंदर देखो कि कौन कौन से फोल्डर्स हैं। अब देखो ऐप है, एसेट्स हैं, एनवायरमेंट्स हैं, और यहाँ पर अभी क्या होगा, जैसे ही ये कमांड जो है फिनिश करेगा, ये सारी की सारी जो हमारी HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, इसको कुछ ऐसे पैक करेगा कि हमें प्रोडक्शन में सर्व कराना आसान हो जाए, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम लोग वेट करेंगे अभी इसके लिए। ये कमांड जैसे ही फिनिश होगा ये आप लोग को एक डिस्ट नाम के फोल्डर में एंगुलर एप्लीकेशन दे देगा, और उसके बाद आपको ना ही एंगुलर CLI की ज़रूरत है, ना ही आपको ng सर्व की ज़रूरत है। आप इसको किसी भी सर्वर में डाल दो, आप अपाचे सर्वर में डाल दो, एक स्टैटिक वेबसाइट की तरह कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हो। मैं आप लोग को दिखाऊंगा कैसे। अभी ये ng build --prod जल्दी से रन हो जाए, थोड़ा सा टाइम लेता है। देखो यार मेरा इतना खतरनाक CPU है, उसके बाद भी टाइम ले रहा है, शायद आपके कंप्यूटर में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले ले, बट ये रन हो गया है। और ये जैसे ही फिनिश करेगा इस पूरी प्रक्रिया को मैं वापस आऊँगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फिनिश कर दिया है इसने मेरी इस एंगुलर एप्लीकेशन को बिल्ड करना। अब हम लोग यहाँ पर एक नया फोल्डर देख रहे हैं जो कि है डिस्ट। ये फोल्डर पहले यहाँ पर नहीं था, अगर आप वीडियो को पीछे करके देखें तो आपको दिख जाएगा। डिस्ट फोल्डर यहाँ पर नहीं था, अब हमारे पास डिस्ट फोल्डर आ गया है। इसका मतलब हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को इन फाइल्स के थ्रू बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विद कोड पर क्लिक करूँगा और VS कोड में मेरा ये खुल जाएगा। और यहाँ पर देखो मैं इसको जैसे ही बड़ा करूँगा आप लोग को मैं दिखाता हूँ। ये एक स्टैटिक वेबसाइट की तरह आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर जल्दी से ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा, और मैंने जैसे ही ओपन विद लाइव सर्वर किया आप लोग देख सकते हो ये टू डू लिस्ट बाय कोड विद हैरी यहाँ पर आ गया है। अच्छा एक चीज़ और मैं कंफर्म कर दूँ कि मैं ये वाली जो ng सर्व मैंने किया था पहले वो कमांड रन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली ये स्टैटिक वेबसाइट की तरह इसको रन कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये index.html ये सारी की सारी फाइल डिस्ट फोल्डर के अंदर CWS टू डू लिस्ट फोल्डर के अंदर मुझे मिली है। जब मैंने ng build --prod किया तब प्रोडक्शन के लिए एंगुलर एप्लीकेशन तैयार है, और ये सिंपल एक सर्वर से चल रही है। अब ये देखते हैं कि क्या इसमें मैं टाइटल्स वगैरह डाल सकता हूँ, क्या ये काम कर रही है? हाँ ये काम कर रही है। मैं डन करता हूँ तो स्ट्राइक थ्रू भी कर रही है। फिर इसके बाद अगर लेटर से मैं डालता हूँ बाय सम आइटम्स फ्रॉम दी मार्केट, ठीक है, और यू हैव टू गो टू शॉप टी-शर्ट्स एंड क्लोथ्स, ठीक है, मैं ऐड टू डू करूँगा। देखो ये भी आ गया। फिर मान लो मैंने खरीद लिया, मैं डन कर दूंगा, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पर आप लोग जो है काफ़ी कुछ कर सकते हो। लेटर से मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ, यहाँ पर देखो ये आ गया। आप इस तरह से अपनी टू डूज़ लिस्ट बना सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि किसी की भी लाइफ में टू डूज़ आइटम 20-30 से ज़्यादा होंगे अगर हम जनरल किसी एक इंसान की लाइफ की बात करें। हाँ आप लोग यहाँ पर पेजिनेशन वगैरह ऐड कर सकते हो, वो बात की बात होगी, बट अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आप लोग 20-30 या फिर 10-20 भी आइटम्स इसमें ऐड करोगे। आप अगर कोई भी चीज़ इररिलेवेंट हो जाती है तो उसको डिलीट करते जाओ। जैसे कि मान लो मैंने आइटम्स खरीद लिए और बहुत सारे दिन हो गए मार्केट के लिए जब मैंने लिखा था, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। और हाँ मैं इसको रिलोड करूँगा तब भी यहाँ पर मेरी ये जो आइटम्स हैं परसिस्ट करेंगे। आई होप ये एंगुलर ऐप आप लोग को पसंद आई होगी। इसको डिप्लॉय करने का तरीका मोरोवर आप लोग को पसंद आया होगा। एक स्टैटिक वेबसाइट की तरह आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बना रखा है कि गिटहब पे होस्टिंग कैसे करें किसी भी वेबसाइट की, तो आप उस वीडियो को देख लेना। और वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि गिटहब में होस्टिंग कैसे करते हैं। मैं आप लोगों को ज़रा गाइड कर देता हूँ वो कौन सा वीडियो है। वो मेरा बूटस्ट्रैप का ट्यूटोरियल है। आप वहाँ पर बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल में जाएँ, एक वीडियो है ये वाला, लेट मी सी कहाँ पर है वो। मैं ज़रा म्यूट कर देता हूँ वरना आपको मेरी आवाज़ 2-2 3-3 बार सुनाई देगी। और यहाँ पर आप लोग देखो कि कहीं ना कहीं मैंने डिप्लॉय करना बताया गिटहब पे कैसे करते हैं। तो बेसिकली हमने बूटस्ट्रैप से इसको बनाया था, और बूटस्ट्रैप से बनाने के बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया था कैसे डिप्लॉय करते हैं। तो आप ये वाला पोर्शन जो है देख सकते हैं, गिटहब पर डिप्लॉय करना है अगर आप लोग को, तो इस वीडियो का ये वाला पोर्शन जहाँ पर मैंने गिटहब पे होस्टिंग फॉर वेबसाइट, देखो यहाँ पर मैंने टाइम स्टैम्पिंग भी इसकी इतनी अच्छे से कर रखी है। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो तो यहाँ पर आ जाती है टाइम स्टैम्प। होस्टिंग फॉर वेबसाइट से आप लोग देख लो, स्टार्टिंग से हमने सब कुछ स्टार्टिंग से बताया हुआ है गिटहब पे कैसे आप लोग होस्टिंग कर सकते हो। एकदम
एकदम स्टार्टिंग से गिटहब रिपोजिटरी बनाने से। और ये अगर आपने देख लिया इतना पोर्शन बस इस वीडियो का, तो आप लोग ये एंगुलर की वेबसाइट भी जो है होस्ट कर पाएंगे। आई होप कि आप लोग को मज़ा आया इस एंगुलर ट्यूटोरियल को देखकर, और जैसे जैसे आप डेवलपमेंट करेंगे आप लोग वापस से बिल्ड करके इन फाइल्स को रिप्लेस कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को जो है यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई, और आप लोग अपनी वेबसाइट्स को डिप्लॉय करके मुझे ज़रूर भेजना नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, मैं देखना चाहूँगा आपकी वेबसाइट कैसी दिखाई पड़ती है। एंगुलर में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स, पाइप्स, और पाइप तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है एंगुलर में। मैं एक एग्जांपल भी आप लोगों को दे देता हूँ, एंगुलर पाइप्स। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और मैं अगर आप लोग कहेंगे तो एक वीडियो बनाना पसंद करूँगा, एक पूरा कंप्लीट कोर्स बनाना इनफैक्ट पसंद करूँगा, नॉट जस्ट अ सिंगल वीडियो। मैं एक पूरा आप लोगों को कोर्स बताऊँगा एंगुलर पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा। अब यहाँ पर देखो, बर्थडे अगर एक डेट है तो आप लोग इस तरह से इसको फॉर्मेट कर सकते हो, और अगर आप लोगों को करेंसी वगैरह डिस्प्ले करानी है तो उसके लिए अलग से पाइप होते हैं, और बहुत अलग अलग तरह के पाइप्स होते हैं एंगुलर में, आप लोग यूज़ कर सकते हो। बेसिकली आपको क्या करना है, वेरिएबल का नाम लिखना है, पाइप लगाना है, और उसके बाद पाइप का नाम लिखना है, और आपका काम हो जाएगा। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पाइप्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अदर कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम एंगुलर में देखेंगे अगर मैंने कोर्स बनाया फ्यूचर में। तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, उससे मुझे पता चलता है कि यार एंगुलर पे कितना इंटरेस्ट है लोगों का, कितने लोग सीखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से मैं जो है कंप्लीट कोर्स बना लूँगा। तो ये जो सोर्स कोड है वो सारा का सारा मैं दे दूंगा आप लोगों को, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। आई होप आपको ये एंगुलर कोर्स पसंद आया, और अगर आप लोगों को कुछ इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट सीखने हैं, जैसे कि मैंने बूटस्ट्रैप, VS कोड और जावास्क्रिप्ट और ये सारे के सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो आप लोग मेरे वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। और हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक मैंने टाइपस्क्रिप्ट का भी एक वीडियो डाल दिया हो, तो अगर मैंने नहीं डाला है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना आपको चाहिए कि नहीं, और अगर मैंने डाल दिया तो जाकर उसको देख लेना, प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करना, आप लोगों को काफ़ी काम की चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.